तो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर और प्रोजेक्टर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए टू डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। एन ऑपरेटर is said to be projection operator if it is Hermitian or Hermitian and idempotent. These two conditions simultaneously fulfill होनी चाहिए, तभी ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर और प्रोजेक्टर होगा। हर्मिशियन के लिए पॉइंट्स आप पहले जो आपको लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस वहाँ पे हिंट किया है, लास्ट लेक्चर में आपको हर्मिशियन ऑपरेटर के रिगार्डिंग पॉइंट्स आपको नोट कराए, वो आपको यहाँ पे फिर से रिपीट हो जाएंगे हर्मिशियन वाली कंडीशन से। तो हर्मिशियन के लिए आपको डैगर फाइंड करना है। कैसे आप डैगर फाइंड करेंगे? इंटीग्रल मेथड आपको बताया हुआ है। अगर कोई ऑपरेटर मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है तो आपको कैसे आप डैगर फाइंड करेंगे, ये सब आपको हर्मिशियन के रिगार्डिंग आइगन वैल्यूज रियल होती हैं, आइगन फंक्शंस डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑल पॉइंट्स आपको हर्मिशियन वाली कंडीशन से यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। और आइडेम्पोटेंट के लिए यहाँ पे आपको कंडीशन और आपको इंक्लूड करना है। मैंने एंड लिखा है और नहीं लिखा है, इट मींस बोथ कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड होंगी। और आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर करेंगे अगर ऑपरेटर का, तो ऑपरेटर के 1 पावर से मैच करना चाहिए। तो दीज टू कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होंगी, देन प्रोजेक्शन ऑपरेटर कंडीशन आपको यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। आइगन वैल्यूज किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए कैसे फाइंड करेंगे, वो लास्ट लेक्चर तक आपको ये हिंट किया हुआ है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज पे क्या कंडीशंस होंगी, वो यहाँ पे फिर से सिमिलर मेथड आप यूज करके फाइंड कर सकते हैं। सपोज आप आइगन फंक्शन नोटेशन प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए कैट ऑफ साई ले रहे हैं। लेट कैट ऑफ साई बी द आइगन कैट और आइगन, अगर फंक्शन पार्ट पे जाएंगे तो आइगन फंक्शन वर्ड यूज करेंगे। ऑफ एन ऑपरेटर ऑपरेटर ए विद आइगन वैल्यू लैम्डा। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन आप यहाँ पे यूज करेंगे। ए ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ साई इज इक्वल टू लैम्डा कैट ऑफ साई। दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर ऑपरेटर ए। बट आपको ऑपरेटर पे जो कंडीशंस आपको डिस्कस की हैं, दीज टू कंडीशंस आप आइगन वैल्यू इक्वेशन में यूज करेंगे तो आइगन वैल्यू के लिए आपको कंडीशंस कंफर्म हो जाएंगी। अगर आप फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे यूज करते हैं तो आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ओनली दोज इन्फॉर्मेशन आपको जैसे रिपीट हो जाएगा जो आपको हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए मैंने डिस्कस किया है। फर्स्ट कंडीशन से आपको कंफर्म होगा कि आइगन वैल्यू रियल, तो यहाँ पे फिर से वो रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर्मिशियन वर्ड यूज होते ही जो हर्मिशियन के लिए पॉइंट्स नोट कराए वो ऑल पॉइंट्स यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन से आपको जस्ट कंफर्म होगा कि आइगन वैल्यूज रियल हो। तो ये सेकंड कंडीशन न्यू कंडीशन है। इस कंडीशन को इंक्लूड करने के लिए इस आइगन वैल्यू इक्वेशन में स्क्वायर आप कर देंगे। तो ए स्क्वायर अगर आप ऑपरेट करेंगे कैट ऑफ साई पे, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन से आप ए स्क्वायर को आप नोट कर सकते हैं ए इंटू ए। तो ए साई को फिर से आप लैम्डा साई नोट करेंगे, और लैम्डा स्केलर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट कहीं पे भी नोट कर सकते हैं। फिर से आप
ऑपरेट करेंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर, ये आपको जो ऑपरेटर का फंक्शन था वो आइगन वैल्यू का फंक्शन बन गया। और ये आप डायरेक्ट भी नोट कर सकते थे। रिकॉल करें, आप मैट्रिक्स में एक थ्योरम पढ़ते हैं, कैरे हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स के लिए। अगर मैट्रिक्स कोई रिलेशन फॉलो करता है, सपोज आपको यहाँ पे लाइक दिस कोई रिलेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, तो ये जो रिलेशन मैट्रिक्स फॉलो करेगा वही रिलेशन आइगन वैल्यू फॉलो करता है। या आप जैसे इसका अपोजिट करने लगे, जो रिलेशन आइगन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, ये आप लोगों ने वहाँ कह रहे हैं हैमिल्टन थ्योरम के लिए पढ़ा होगा कि अगर आइगन वैल्यू के लिए आपको कोई रिलेशन दिया है तो वही रिलेशन मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता है। तो बोथ रिलेशंस, बोथ पार्ट को आप एनालॉजी कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स के लिए रिलेशन दिया है तो आइगन वैल्यू के लिए रिलेशन पता है, आइगन वैल्यू के लिए दिया है तो मैट्रिक्स के लिए पता है। तो सिमिलर अप्रोच यहाँ पे था। अगर आपको आइगन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन पर आपको एक्शन चेक करना है, तो जो भी फंक्शन ऑपरेटर का है वही आप आइगन वैल्यू पर प्लेस कर सकते। तो डायरेक्ट भी आप इसको यूज कर सकते थे, जो मैंने आपको मैट्रिक्स पार्ट से रिलेट करके आपको नहीं कर दी। तो ये कोई न्यू स्टेप नहीं था, आइगन वैल्यू इक्वेशन आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लें। अब ऑपरेटर का कंडीशन यूज करना है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन से तो ए स्क्वायर का एक्शन लैम्डा स्क्वायर कैट ऑफ साई में कन्वर्ट हो गया, बट इस ऑपरेटर की कंडीशन से लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर को आप ए नॉट कर सकते हैं, राइट साइड ऐसा रहेगा। अब फिर से आप इसमें आइगन वैल्यू इक्वेशन अगर अप्लाई करेंगे तो दिस चेंज टू लैम्डा कैट ऑफ साई, राइट साइड फिर से सेम रहेगा। अब यहाँ पे सेम साइड इसको इंक्लूड कर लें, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा कैट ऑफ साई इज इक्वल टू 0, लैम्डा लैम्डा माइनस 1 कैट ऑफ साई इज इक्वल टू 0। अब कैट ऑफ साई से आप इंफॉर्मेशन फाइंड कराएं तो कैट ऑफ साई इज नॉट नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, तो कैट ऑफ साई इज नॉट 0। इफ कैट ऑफ साई इज नॉट 0, देन टू सेटिस्फाई दिस रिलेशन, दिस कंडीशन, either lambda 0 or lambda 1. So there are two possible eigenvalues of Gaussian operator, 0, 1. तो आइगन वैल्यू रियल होंगी और रियल का मोर नंबर हो सकता है, लार्ज वेरियस नंबर आपका हो सकता है रियल वैल्यूज के सेट के लिए, बट उन रियल वैल्यूज में से भी ओनली 2 ही वैल्यूज यहाँ पे अलाउड है, एक 0 और एक 1। ऑल रियल वैल्यूज यहाँ पे Gaussian ऑपरेटर की आइगन वैल्यू नहीं बनेंगी, ओनली 0 और 1 रियल वैल्यूज ही आइगन वैल्यूज होंगी Gaussian ऑपरेटर की। तो आइगन वैल्यूज आपको यहाँ पे कंफर्म हो गई। Some points regarding Gaussian operator नोट करेंगे। The sum of two projection operators is, ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, बट कंप्लीट करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने Gaussian ऑपरेटर वर्ड यूज किया है और उसके एडिशन के लिए, सम के लिए आपको स्टेप चेक करना है। सो कंफर्म करने के लिए, ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए ऑलवेज Gaussian ऑपरेटर होगा या नहीं होगा, ये कंफर्म करने के लिए आप टू Gaussian ऑपरेटर नोटेशन यूज करेंगे। लेट P1 एंड P2 रिगार्डिंग टू डिफरेंट ऑपरेटर नोटेशंस यूज कर सकते हैं। लेट P1 एंड P2 बी द Gaussian ऑपरेटर्स। These two Gaussian ऑपरेटर्स हैं, तो P1 का डैगर P1 से मैच करेगा, P1 स्क्वायर P1 से मैच करेगा। P2 अगर Gaussian ऑपरेटर है तो P2 डैगर P2 से मैच करेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 पावर से मैच करेगा। कोई स्टूडेंट ने मैसेज किया कि कुछ स्टूडेंट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऑफिस में कॉल कर लें वो लोग, मेरे पास कोई वेटिंग में शो नहीं हो रहा है। कंटिन्यू करते हैं। तो आपको ये कंडीशन Gaussian ऑपरेटर के रिगार्डिंग मैंने नोट कर दिया। अब आपको सम के लिए चेक करना है, तो सम दीज टू Gaussian ऑपरेटर के सम के लिए अब ये कंडीशन चेक करेंगे। Gaussian ऑपरेटर की कंडीशन को चेक करना, और चेक करने के लिए आपको तो डैगर चेक करना है, और डैगर के लिए आप इंडिविजुअल Gaussian ऑपरेटर का डैगर फाइंड करेंगे, P1 डैगर P2 डैगर, और P1 डैगर आपको यहाँ पे कंफर्म है, P2 डैगर कंफर्म है, हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं, P1 प्लस P2 बनेगा। बट जैसे ही आप स्क्वायर वाली कंडीशन को चेक करेंगे, P1 प्लस P2 स्क्वायर,
P1 ऑपरेटर प्लस P2 ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर का प्रोडक्ट आपको करना है। और जब प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट किया P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर। देखो अब से पहले आप मोस्टली फंक्शन पे वर्क कर रहे थे, जहाँ पे ऑपरेटर आया मैंने आपको हिंट भी किया कि प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि आप ऑपरेटर के लेफ्ट में नोट कर रहे हैं या राइट में नोट कर रहे हैं। फंक्शन में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑपरेटर का स्केलर से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, टू डिफरेंट फंक्शंस का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। बट जैसे ही आप ऑपरेटर पे आ रहे हैं तो अलर्ट रहें। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा इजी रहेगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। बट साथ में सब मिस्टेक के चांसेस भी हैं, विद सम मॉडिफिकेशन आपको मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करना है। तो आपके हैबिट में था, सम स्टूडेंट्स के हैबिट में रहा कि आप जैसे बिलो 10th लेवल से आप स्क्वायर करते आ रहे हैं, तो मोस्टली नंबर का स्क्वायर आपको फेस हुआ तो आप इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y से भी नोट कर देते हैं, बट वो तभी वैलिड होगा जब वहाँ पे कॉम्यूटेट करेंगे बोथ टर्म्स। तो नंबर के केस में कॉम्यूट करते हैं, बट ऑपरेटर्स जनरली कॉम्यूट नहीं करते। तो ये आपको क्लियर करना है कि आप प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, आप अपनी चॉइस से ऑर्डर को चेंज नहीं करें। तो यहाँ पे P1 P2 और P2 P1 जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि कॉम्यूटेटिंग है या एंटी कॉम्यूटेटिंग है, ये टर्म को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जो जिस साइड है उसी साइड रहे। तो आप यहाँ पे कंपेयर करें, P1 स्क्वायर P1 के इक्वल है और P2 स्क्वायर P2 के इक्वल है। बट जो लास्ट टर्म प्रोडक्ट में आपको नोट किए हैं इनका आपको भी कोई आइडिया नहीं है। जब आइडिया नहीं तो ऐसा ये प्रेजेंट होंगे। अब स्क्वायर किया, बट जनरली ये क्वेश्चन ऑपरेटर की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। जब तक लास्ट टू टर्म्स ये टर्म जीरो नहीं होंगे, जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन ऑपरेटर नहीं है। तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया द सम ऑफ टू क्वेश्चन ऑपरेटर्स, जो मैंने आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए बोला था, द सम ऑफ टू क्वेश्चन ऑपरेटर्स इज नॉट ए क्वेश्चन ऑपरेटर। ऑलवेज नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हो सकता है। द सम ऑफ टू क्वेश्चन ऑपरेटर इज नॉट ए क्वेश्चन ऑपरेटर ऑलवेज। कब हो सकता है? जब ये टर्म को जीरो कर दें। अगर ये टर्म जीरो हो जाए, P1 P2 प्लस P2 P1, अगर ये टर्म को जीरो कर दें तब ये स्क्वायर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्वेश्चन ऑपरेटर के लिए तो सम क्वेश्चन ऑपरेटर बन जाएगा। तो ये कंडीशनल रिजल्ट है कब सम क्वेश्चन ऑपरेटर हो सकता है। द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स is a projection operator if they anti commutes। आप आगे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट पढ़ेंगे, आप मैट्रिक्स में भी कॉम्यूटेशन कंडीशन चेक करते हैं। कॉम्यूटेशन के लिए अगर आप प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज करें और रिजल्ट सेम आए तो ये कॉम्यूटेशन की कंडीशन है। और ये आप लोग ग्रेजुएशन लेवल 12th लेवल पे एंटी कॉम्यूटेटिविटी कंडीशन पढ़ेंगे, अगर प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर दें और रिजल्ट माइनस से मॉडिफाई आएगा, ये एंटी कॉम्यूटेशन वाला कंडीशन है। यहाँ पे एंटी कॉम्यूट कर रहे हैं और ये कॉम्यूट कर रहे हैं, जो आगे डिस्कस भी करेंगे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट और एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट के लिए। तो ये कंडीशन एंटी कॉम्यूट के लिए है, ये कंडीशन। तो ये फुलफिल हो रहा है, आप चेक करें, एक सेम साइड लाएंगे अगर ये टर्म जीरो बनेगा। यही पार्ट को मैंने यहाँ पे जीरो। तो ये स्टेटमेंट आपको विद कंडीशन नॉट करा दिया, इफ दे एंटी कॉम्यूट। ऑलवेज क्वेश्चन ऑपरेटर नहीं है, किसी कंडीशन में है, वो कंडीशन क्या है, मैथमेटिकल कंडीशन आपको यहाँ पे नोट कर दिया और स्टेटमेंट में आपको ये एंटी कॉम्यूट वर्ड आपको नोट कर दिया। तो नेक्स्ट आप प्रोडक्ट के लिए स्टेटमेंट नोट करेंगे। सम के लिए आपको कंफर्म करा दिया, सिमिलर वे में आप प्रोडक्ट के लिए नोट कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स इज, जैसे मैंने सम को आपको डिस्कस किया है ऐसे ही कि आप स्टेटमेंट को एक बार कंफर्म कर लें, ऑलवेज क्वेश्चन ऑपरेटर है या किसी पर्टिकुलर कंडीशन में है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए कंफर्म कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। सभी ने ट्राई किया होगा, फिर से स्टेटमेंट सिमिलर स्टेटमेंट आपको यहाँ पे यूज करना है कि लेट P1 एंड P2 बी पोजीशन ऑपरेटर्स, और जब पोजीशन ऑपरेटर होंगे तो P1 डैगर P1 से मैच करेगा जिस, और स्क्वायर वैल्यू P1 से मैच करेगा। P2 डैगर P2 से मैच करेगा, स्क्वायर करेंगे, फिर से P2 1 पावर से मैच करेगा। प्रोडक्ट के लिए चेक करना है P1 P2 प्रोडक्ट। अब
दिस प्रोडक्ट के लिए आपको हर्मिशियन कंडीशन पहले चेक करना है, और जैसे ही हर्मिशियन कंडीशन पे जाएंगे तो आपको ये हिंट कहता है कि आप रिवर्स ऑर्डर में आप डैगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। P2 डैगर P2 से मैच करेगा, P1 डैगर P1 से मैच करेगा, बट ये वैल्यू को जनरली आप जब तक आपको एक कॉम्पिटिशन का आइडिया ना हो आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। P1 P2 स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे P1 P2 मल्टीप्लाइड बाई P1 P2 ये फॉर्म बनेगा। तो जनरली पोजीशन ऑपरेटर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको कंफर्म हो गया। इस कंडीशन में हो सकता है, आप ये कंडीशन को आप यहाँ पे अप्लाई करें, इफ बोथ ऑपरेटर्स कॉम्यूट इफ बोथ ऑपरेटर्स कॉम्यूट करेंगे तो प्रोडक्ट का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आपने चेंज किया तो हर्मिशन वाली कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो गया। इस स्टेप पे P2 P1 को आप P1 P2 नोट कर सकते हैं, और स्क्वायर वाली कंडीशन P1 P2 स्क्वायर, तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, दैट मींस P1 P2। तो बोथ कंडीशंस फुलफिल हो गई जैसे ही आपने कॉम्पिटिशन ब्रैकेट की कंडीशन को इंक्लूड किया। द प्रोडक्ट ऑफ two projection operators is a projection operator if they commute each other or mutually। तब प्रोजेक्शन ऑपरेटर बनेगा, अदरवाइज। तो आपको ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, एडिशन के रिगार्डिंग आपको मैंने कंडीशन 2 के लिए नोट कराया है, बट मोर देन 2 के लिए आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। जितने ऑपरेटर्स का आप सम करेंगे, जितने ऑपरेटर का प्रोडक्ट करेंगे, अगर ये कंडीशंस आपको 2 के लिए नोट कराई हैं, वो ऑल ऑपरेटर्स जो वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं उनके लिए आप कंसीडर करेंगे, तभी आपको ये प्रोडक्ट और एडिशन वाले पार्ट को आप क्वेश्चन ऑपरेटर ले सकते हैं। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। फ्रेंड मैसेज करें, आवाज कट रही है। क्लियर है सर। कंटिन्यू करते हैं। देखो जो मैंने पॉइंट्स अब तक क्वेश्चन ऑपरेटर के रिगार्डिंग आपको डिस्कस किए, कंडीशंस क्या है, आइगन वैल्यू पे कंडीशन क्या है, सम और प्रोडक्ट पे कंडीशन क्या है, वो आपको जब जिस बुक में भी आप क्वेश्चन ऑपरेटर पढ़ेंगे वो आपको मिल जाएंगे कंडीशंस। बट जो मैं आगे अभी डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसका कहीं आगे एप्लीकेशन भी होगा, वो रेयरली आपको बुक में मिलेगा। आप लोग प्रोजेक्शन करते हैं वेक्टर्स का, उसी से मैं थोड़ा इसको रिलेट करूंगा, तो इसका एक्शन आप एनालॉजी कर सकते हैं। बाकी तो टोटली मैथमेटिकल स्टेप्स आपने यहाँ पे चेक किए हैं कि क्वेश्चन ऑपरेटर की कंडीशन क्या है। इससे जब अभी आपको मैं हिंट करूंगा तो थोड़ा मीनिंग क्लियर होगा कि क्वेश्चन ऑपरेटर का एक्शन क्या है। आप थोड़ा इसको रिलेट करें। अगर कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस, और आपको कोई वेक्टर ए इस 3 डायमेंशनल स्पेस में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको आप नोट करेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब इस वेक्टर को आपको प्रोजेक्ट करना है, डिकम्पोज करना है। तो आप डिफरेंट मेथड मैथमेटिक्स में यूज किए होंगे किसी वेक्टर को डिकम्पोज करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए। अगर आपको ये वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस से पता है, वाई एक्सिस से पता है, जेड से पता है, तो अगर आपको जिस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करना है, दैट पार्ट को आप इंक्लूड करके कॉस मल्टीप्लाई करके आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अगर सपोज ये जेड एक्सिस से एंगल थीटा ले रहे हैं, बाकी आप और पार्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड में कॉस थीटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जेड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये ए जेड आपके कॉस थीटा पड़ता है। ऐसे ही आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से एंगल्स पता होंगे तो आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो एक मेथड तो प्रोजेक्ट करने के लिए आप लोगों ने एंगल वाला पार्ट यूज किया, एंगल का कॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करके आप डिकम्पोज कर सकते हैं। एक और अनदर मेथड था, जिस डायरेक्शन में आप इसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर दें। सपोज आपको एक्स के अलोंग इसको प्रोजेक्ट करना है, अलोंग एक्स डायरेक्शन इसको प्रोजेक्ट करना जा रहा है, तो आप यहाँ पे वेक्टर को एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दें। जैसे आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई डॉट जे आई डॉट के जीरो हो जाएंगे, ओनली आपको आई डॉट आई से ए एक्स कंडीशन मिल जाएगा। ऐसे ही आप अगर वाई के अलोंग इसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, वाई डायरेक्शन के लिए आप वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। ऐसे ही जेड डायरेक्शन के लिए आप ए डॉट के फाइंड करेंगे तो आपको ए जेड मिल जाएगा। ये जब भी आप वेक्टर्स पढ़े होंगे, कहीं आपको कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वेक्टर को डिकम्पोज करने की रिक्वायरमेंट होगी, ये दीज 2 मेथड्स आप लोग यूज किए होंगे। बट क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे तो आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से करेंगे। अब यही सिमिलर वेक्टर को जो मैंने आपको हिल्बर्ट स्पेस में ड्राग नोटेशंस बताए हैं, दीज नोटेशंस में, ड्राग नोटेशंस में आप ये वेक्टर को लाइक दिस नोट कर सकते हैं। ये एक्स कंपोनेंट
यूनिट वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग कैट वेक्टर्स मैंने नोटेशंस यूज कर लिए। अब दीज से एनालॉजी आप कर सकते हैं। अब जिस वेक्टर से जिस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करना है आपको, सपोज आपको एक्स डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करना है, तो एक्स डायरेक्शन का जो यहाँ पे कैट वेक्टर है वो आई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब प्रोजेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किए थे और डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको ब्रैकेट फाइंड करना बताया था। तो आप चेक करें, अगर एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है, आपको ए एक्स फाइंड करना है, तो इस टोटल रिलेशन में आप इस रिलेशन में आप इस पर्टिकुलर कैट वेक्टर के हर्मिशियन एडजॉइंट से, इट मींस ब्रा वेक्टर से प्रोडक्ट कर देंगे। और जैसे प्रोडक्ट करेंगे ए एक्स नंबर है तो ये आपको लाइक दिस ब्रैकेट्स बनेंगे। और ये ब्रैकेट नोटेशंस आपको डॉट प्रोडक्ट में पहले भी आपको हिंट किए हुए हैं। आई ब्रैकेट 1 बनेगा क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, ये आपको रियल 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस के लिए हिंट किया था। तो ये सेम यूनिट वेक्टर के लिए ब्रैकेट 1 और डिफरेंट के लिए 0, तो कोई एक ही टर्म यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा एंड दिस रिजल्ट इज ax, जो आपको यहाँ पे हिंट किया हुआ है। अब ये एनालॉजी कर सकते थे डायरेक्ट आप इसका प्रोडक्ट का, तो ये इसके इक्विवेलेंट यही पार्ट बनेगा। तो बहुत इजी वे में आप इसके एक्शन को एनालॉजी कर सकते हैं। अगर कोई भी वेक्टर दैट मींस स्टेट वेक्टर और कैट वेक्टर आपको मोर देन 1 कंपोनेंट के सुपरपोजिशन में नोट किया हुआ है, तो जिस कंपोनेंट के अलोंग उसको प्रोजेक्ट करना है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को प्रोजेक्शन ऑपरेटर से, अभी एक आगे पॉइंट भी आपको डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे ये जो नोटेशन लेंगे वो ऑपरेटर के रिगार्डिंग आपको डिस्कस किया था। अब ये रिकॉल करिए, इस पॉइंट पे जाइए। अभी तो ये कंपोनेंट कैलकुलेट करना बता दिया। अब ये अगर कोई ऑपरेटर ले रहे हैं, सपोज मैंने ऑपरेटर पी नोटेशन ले लिया, इस ऑपरेटर पी को अगर आप ए पे ऑपरेट कर दें तो दैट मीन्स ये ऑपरेटर नोटेशन आप ऑपरेटर ए पे ऑपरेट करेंगे। अब ये वैल्यू आपको भी यहाँ पे कैलकुलेट कराया है, तो ये आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वेक्टर जिस डायरेक्शन का आपने यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेट किया उसके अलग प्रोजेक्ट हो गया, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट और ये उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। बाकी और डायरेक्शन का इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये टोटली एक्स के अलग प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रिजल्ट में कहीं वाई और जेड का कोई कंडीशन नहीं है। तो बहुत इजी वे है प्रोजेक्शन ऑपरेटर के एक्शन को एनालॉजी करने का कि आपको प्रोजेक्शन ऑपरेटर से किसी भी कैट वेक्टर का आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में प्रोजेक्ट करना है, तो आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। इसीलिए वर्ड यहाँ पे आया प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन ऑपरेटर। जिस ऑपरेटर के हेल्प से आप पर्टिकुलर कैट वेक्टर को या स्टेट वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दैट वेक्टर इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑपरेटर और प्रोजेक्टर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी सर अभी आपने यहाँ पे लिखा है इस नीचे वाली लाइन में पी ऑपरेटेड ऑन द ऑपरेटर ए, तो सर ये आई आई से मैट्रिक्स बनी है, आपने रिजल्टेंट लिखा है ax ऑन द कैट वेक्टर ऑफ i, तो सर यहाँ पे जो ax है ये ऑपरेटर टर्म नहीं होगा हमारा सर, खाली कंपोनेंट सिमिलर ये कंपोनेंट बनेगा। कंपोनेंट में तो एक ही वैल्यू आता है ना, स्केलर वैल्यू आता है। ये टर्म स्केलर है, आपको बताया था। ये नोटेशन पे जाइए, लास्ट लेक्चर में ड्राक नोटेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस नोट कराने के लिए मैंने डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बताया है। ये टर्म स्केलर प्रोडक्ट की तो बताया था। हाँ जी सर, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ये ऑपरेटर है, तो क्या ये भी ऑपरेटर रहेगा या स्केलर हो जाएगा? पी तो ऑपरेटर है जी सर। और ये आपका वेक्टर है, स्टेट वेक्टर और कैट वेक्टर। ये ऑपरेटर थोड़ी अभी सिंगल नो सर, आपने लास्ट लाइन में पी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन द ऑपरेटर ए लिखा हुआ है सर। नहीं, ये ऑपरेटर ही नहीं है, ये वेक्टर, सॉरी ये एरो है, ये एरो है, ये भी एरो है। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो। तो बहुत इजी वे में आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है उस डायरेक्शन का पोजीशन ऑपरेटर। अभी आपको जैसे कंफर्म करना होगा, अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पोजीशन ऑपरेटर है एक्स डायरेक्शन का पोजीशन ऑपरेटर है, तो एक्स डायरेक्शन के पोजीशन ऑपरेटर से ऑपरेट किया और ये जो मिक्स आपको यहाँ पे वेक्टर था जिसमें मोर देन 1 डायरेक्शन का कंडीशन था, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो गया, एक्स डायरेक्शन प्रोजेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे मैंने इसको सफिक्स में एक्स लिख दिया कि एक्स के अलॉन्ग पोजीशन ऑपरेटर है, ऐसे ही आप अगर वाई के लिए पोजीशन ऑपरेटर बनाएंगे तो वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा उससे आप पोजीशन ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे। तो ये वेक्टर को फिर से चेक करें, वेक्टर ए, जैसे आपने यहाँ पे ये ब्रैकेट फाइंड किया है, ऐसे जे और ए का ब्रैकेट फाइंड करेंगे। फिर से आप ये स्टेप्स को रिपीट कर लीजिए खुद से, तो ये वैल्यू आपको ए वाई बनेगा। ऐसे ही अगर आप के और ए को आप फाइंड करें तो ये आपको ए जेड बनेगा। तो यहाँ पे आप सिमिलर नोटेशंस को आप एनालॉजी कर लीजिए, तो ये टर्म ए वाई जे कैप बनेगा। तो जो यहाँ पे मिक्स कंपोनेंट्स आ रहे थे, 3 डायरेक्शन का कंडीशन था, अब जैसे ही आप पोजीशन ऑपरेटर ऑपरेट करते जा रहे हैं वहाँ पे सिंगल कंपोनेंट्स बनता है, दैट डायरेक्शन के अलोंग वेक्टर प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पे ये एक्स के अलोंग प्रोजेक्ट हुआ है, ये वाई के अलोंग प्रोजेक्ट हो गया। ऐसे ही आप जेड डायरेक्शन के लिए पोजीशन ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर के को इंक्लूड करके। जेड डायरेक्शन के लिए के कैप कैट वेक्टर और ब्रा वेक्टर के कैप। जब पी जेड को आप वेक्टर ए पे ऑपरेट करेंगे तो ये रिजल्ट फिर से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये जेड के अलोंग प्रोजेक्ट हो जाएगा वेक्टर, ये जेड के कैप कंडीशन बनेगा।
ये आपको जो 3 नोटेशंस बताए हैं मैंने, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। हो सकता है अभी आपको डाउट रहे, आगे कुछ प्रॉब्लम से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये नोटेशन ऑलवेज प्रोजेक्शन ऑपरेटर है या किसी कंडीशन में प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो फिर से आप these स्टेप्स को चेक कर लेंगे कि ये जो मैंने अभी यहाँ पे एज्यूम किया कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है या नहीं। तो ये जो आपको मैंने एग्जांपल वाइज हिंट किया है 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एग्जांपल लेके, वो आपको ऑल बुक्स में नहीं मिलेगा। और इस एग्जांपल से आपको प्रोजेक्शन ऑपरेटर का एक्शन भी कंफर्म होगा कि क्यों हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में, कैसे हम किसी स्टेट वेक्टर को प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्शन ऑपरेटर में प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन वर्ड जो यूज हो रहा है उसका क्या रीजन है। अगर किसी को ये नोटेशन पे अभी डाउट है कि नोटेशन प्रोजेक्शन ऑपरेटर है या नहीं, तो प्रॉब्लम वाइज इसको चेक कर सकते हैं, फिर आगे आप अप्लाई कर लेंगे इसको। चेक वेदर द ऑपरेटर ए, हम की बार ऑपरेटर के लिए नोटेशन ये है, और ये नोटेशन आपको ऑपरेटर का नोटेशन बताया हुआ है। चेक वेदर द ऑपरेटर A is equal to cat of psi multiplied by bra vector of psi is projection operator or not. तो पहले कंफर्म कर लें प्रोजेक्शन ऑपरेटर है या नहीं। और प्रोजेक्शन ऑपरेटर कंफर्म करने के लिए आपको 2 कंडीशंस चेक करनी है, एक हर्मिशियन कंडीशन और एक आइडेम्पोटेंट कंडीशन। डन। प्रोजेक्शन ऑपरेटर है? यस सर। हाँ है सर। देखो मैं डिस्कस करता हूँ। डैगर जब आप फाइंड करेंगे, नहीं तो डैगर फाइंड करने के लिए आपको ये हिंट करता है कि रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो पहले ब्रा वेक्टर का डैगर, दैट इज कैट वेक्टर, और दिस कैट वेक्टर का डैगर ब्रा वेक्टर। अगर आपको इस नोटेशन में कोई स्टेट दिया हो कैट नोटेशन में और उससे ये ऑपरेटर फॉर्म बनाया हुआ हो, तो आपको आगे फिर से चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हर्मिशियन बनेगा। ये हर्मिशियन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। बट जैसे ही आप स्क्वायर वाली कंडीशन चेक करेंगे, तो स्क्वायर के लिए आपको ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, ड्राक नोटेशन के स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो साई साई ब्रैकेट ये वैल्यू, ये आपको स्केलर बताया था, स्केलर प्रोडक्ट बताया था। अब जब ये स्केलर है तो ऑपरेटर से ड्राक नोटेशन में कैट वेक्टर्स और ब्रा वेक्टर से ये लेफ्ट और राइट कहीं पे भी नोट कर सकते हैं। बट अभी आपको इसकी वैल्यू का आइडिया नहीं, तो वैल्यू का आइडिया नहीं है तो ये आप ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं, बट आप ये कंफर्म करें क्या ये वैल्यू को आप फिर से इस ऑपरेटर से मैच करा सकते हैं। और जब ये मैच नहीं करता है, अगर मैच करेगा तो ऑलवेज पोजीशन ऑपरेटर है, बट अगर मैच नहीं करता है तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में पोजीशन ऑपरेटर हो सकता है, ऑलवेज नहीं है। अब आप रिकॉल करिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ ड्राक नोटेशन के स्टेप्स कंफर्म करने के लिए साई 1 कैट वेक्टर और साई 2 कैट वेक्टर्स डिफाइन किए थे प्रॉब्लम में। वहां पे आपको सम ब्रैकेट्स वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, ऑपरेटर्स वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, ट्रेस फाइंड कराया था। अगर उस एग्जांपल को रेफरेंस लें तो क्या कोई भी स्टेट, अगर आपको कैट स्टेट दिया हुआ है, क्या उसका ब्रैकेट बनाया? एक पर्टिकुलर स्टेट वेक्टर के लिए वो ब्रैकेट 1 था, किसी अनदर स्टेट के लिए वो ब्रैकेट 1 नहीं था, कोई और वैल्यू आ रही थी, 13 था या कोई और वैल्यू था, वो आप एग्जांपल वाइज चेक कर लीजिए उसमें। तो आप कुछ कंडीशंस को, कुछ पॉइंट्स को खुद से एज्यूम कर लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम में मिस्टेक हो सकती है। तो ये नोटेशन प्रोजेक्शन ऑपरेटर कब होगा वो कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ऑलवेज नहीं है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो गिवन ऑपरेटर आइडेम्पोटेंट वाली कंडीशन को ऑलवेज फॉलो नहीं करता है। जब ऑलवेज नहीं करेगा तो गिवन ऑपरेटर इज नॉट ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑलवेज। सर जब साई और मतलब साई ब्रा और कैट सर जब 1 होंगे सर तब होगा, तो मतलब साई जब नॉर्मलाइज्ड होगा तो हो जाएगा ना सर? कैट वेक्टर और ब्रा वेक्टर 1 नहीं होते, उनके ब्रैकेट्स वैल्यू बनाएंगे। हाँ सर, ये ब्रैकेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ सर, साई स्लैश जब नॉर्मलाइज्ड होगा साई। हाँ जी, कैट ऑफ साई नॉर्मलाइज्ड यूनिटी होगा तो ब्रैकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आएगा, और जब ब्रैकेट वैल्यू 1 होगा तो आप ये एनालॉजी कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट, ये ऑपरेटर मैच कर जाएगा। सर अगर साई ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में डिफाइन है तो भी हो जाएगा ना? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में डिफाइन किया था, प्रॉब्लम को चेक कर लीजिए। मैं जिस प्रॉब्लम के आपको रेफरेंस दे रहा हूं, लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम नोट कराया था मैंने, वहां पे चेक कर लीजिए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस था। मगर जितनी भी स्टेट्स आप ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में लिख रहे हैं, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो ऑलवेज नॉर्मलाइज्ड ही हो। जी हाँ सर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन, अगर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लेंगे सर तो हो जाएगा ना सर? वो बेसिस तो नॉर्मलाइज रहेगी हमेशा, बट स्टेट फंक्शन का नहीं कह सकते हो ना। और स्टेट जो वहां पे कंस्टिट्यूट की गई है उसका आपको जब आइडिया नहीं, जब तक आप ब्रैकेट को प्रॉब्लम में या तो हिंट ना करें कि ब्रैकेट 1 है, या आप कैलकुलेट करके कंफर्म ना करें। यस सर। ये ऑलवेज नहीं है। कब होगा वो मैं कंडीशन आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ये हर्मिशियन तो ऑलवेज है, बट आइडेम्पोटेंट ऑलवेज नहीं है। ए स्क्वायर वाली कंडीशन में जब ये ब्रैकेट को 1 कर देंगे तब ये ए स्क्वायर वाली कंडीशन कंफर्म हो जाएगा। इफ दिस ब्रैकेट इज 1, और कब 1 होगा? इफ कैट ऑफ साई इज नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी।
वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से आपको हिंट रहेगा। इफ कैट ऑफ साई इज नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी, तो जैसे ही आपको ये स्टेटमेंट कंफर्म हुआ या आपको ये ब्रैकेट आपने कैलकुलेट करके कंफर्म किया या स्टेटमेंट में हिंट किया हुआ है, तो आपको ए स्क्वायर वाली कंडीशन कंफर्म हो गई। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि इसके नीचे जब मैं लिखता हूं तो ये दिखता नहीं है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नोट कर रहा हूं। सर पिछले स्लाइड पे एक मिनट आइए। कुछ पूछना है क्या? जी जी सर। देखो आप लोग जरा भी पेशेंस नहीं रखते हैं, ये पढ़ने का तरीका नहीं होता है। बताइए क्या प्रॉब्लम है, बोलिए अभी से। ये सर ये जो मल्टीप्लाई किए हैं ए स्क्वायर निकाले, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे ये कैसे आया ये वाला टर्म? ये ड्राग नोटेशन के स्टेप्स मैंने प्रॉब्लम वाइज आपको कंडीशंस वाइज बताए हैं। ये पार्ट पे जाइए, पहले ब्रा वेक्टर है फिर कैट वेक्टर है, वो ब्रैकेट बनेगा, वो मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया है। फिर क्या पूछ रहे हैं? ओके सर। मैंने ए स्क्वायर आपको लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट कराया, ब्रैकेट को 1 कर दिया, तो ए स्क्वायर वैल्यू आप कंफर्म कर सकते हैं कि ए से मैच कर गया, और जब ए से मैच किया तो आइडेंटिटी वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, तो अब आपको कंफर्म हो गया कि ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर बनेगा। स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इफ कैट ऑफ साई इज नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी, then the notation, this notation operator notation था, अब ये ऑपरेटर is a प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो ये ऑलवेज नहीं है, जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉब्लम में ये कंफर्म हो जाए ये नॉर्मलाइज्ड यूनिटी है, कब कंफर्म होगा? जब ब्रैकेट 1 आए तभी प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। अब ये नोटेशंस पे जाइए, जो भी स्टेटमेंट मैंने आपको नोट कराया, अब इस स्टेटमेंट का रेफरेंस लीजिए, इस नोटेशन का रेफरेंस लीजिए। अभी जो मैं एग्जांपल आपको ये हिंट कर रहा था, यहाँ पे एग्जांपल पे आइए, ये ब्रैकेट्स वैल्यूज आपको कंफर्म है, जो मैंने अप्लाई भी कराया कि ये 1 है, और जैसे ही आपको कंफर्म हुआ कि नॉर्मलाइज्ड यूनिटी है कैट वेक्टर, तो आपको ये नोटेशंस कंफर्म हो गए कि ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर बनेंगे। ये सभी को रिकॉल हो गया, सभी को कंफर्म हो गया। हो सकता है सम स्टूडेंट्स को पहले डाउट रहा हो कि ये नोटेशंस को मैं कैसे प्रोजेक्शन ऑपरेटर ले रहा हूँ। इस प्रॉब्लम के रिजल्ट से अब आपको ये कंफर्म हो रहा है विद दिस स्टेटमेंट कि ये नोटेशंस प्रोजेक्शन ऑपरेटर बनेंगे फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और यहाँ पे ये आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं, तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑपरेटर अलोंग एक्स डायरेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू जेड डायरेक्शन। तो ऑलवेज नहीं थे, बट आपको ये कंफर्म हुआ कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, इनका ब्रैकेट 1 आएगा, और 1 होगा फिर प्रोजेक्शन ऑपरेटर की कंडीशन को फॉलो करेंगे। एक पॉइंट और नोट करेंगे, आगे यूज होता है प्रोजेक्ट करने के लिए। अगर आप कोई नोटेशन ले रहे हैं फाई एन नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी, या फाई आई कर दे रहा हूं जिससे डायमेंशन भी कंफर्म हो जाए, इस नॉर्मलाइज्ड यूनिटी देन फाई आई कैट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय फाई आई ब्रा वेक्टर इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जो आपको यहां पे भी बताया है। बट अगर ये n डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो n डायमेंशनल स्पेस के लिए ये फाई आई नोटेशन में आप n लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस वेक्टर्स नोट कर सकते हैं, और जब ऑल बेसिस वेक्टर से लाइक दिस आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर बनाएंगे और अगर सम करेंगे फॉर n डायमेंशनल स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस और लीनियर वेक्टर स्पेस, जो भी आप वहां पे कंडीशन इंक्लूड करना हो, सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर ऑल स्टेट्स या सम ओवर ऑल स्टेट्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर, तो ये सम के लिए नोटेशन, और आई नोटेशन कहां से कहां तक जाएगा n डायमेंशनल स्पेस के लिए 1 से n तक। अगर आप ऑल बेसिस वेक्टर के दिस नोटेशन जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा, ऑल प्रोजेक्शन ऑपरेटर को सम कर दें, तो ये यूनिट ऑपरेटर बनेगा। आई कैप इज यूनिट ऑपरेटर। तो ये कंडीशन आपको आगे कहीं रिक्वायर्ड होगी, अप्लाई कर सकते हैं। इसी को भी अगर 3 डायमेंशनल स्पेस से कंपेयर करना हो, जो भी यहाँ पे मैंने हिंट किया था, अगर आप यहाँ पे आई कैप से यूनिट प्रोजेक्शन ऑपरेटर बनाए, तो ये सिंगल टर्म 1 नहीं है, आप 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस वेक्टर्स लेते हैं, और दीज बेसिस वेक्टर से अगर आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स बनाएंगे तो 3 प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स बनेंगे, 1 फॉर ईच डायरेक्शन। तो ये 3 प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जब आप सम करेंगे तब ये यूनिट ऑपरेटर आएगा। अगर 2 डायमेंशनल स्पेस होता तो 2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सम करते। तो यहाँ पे जो आपको मैंने हिंट किया है, ये n डायमेंशनल स्पेस का रेफरेंस क्यों दिया, क्यों यहाँ पे वैल्यू 1 से n तक आया है, अभी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। तो बाय मिस्टेक आप कहीं ऐसा ना हो कि कोई टर्म एक्सक्लूड करके भी आप ये यूनिट ऑपरेटर ले रहे हो, तब रॉन्ग हो जाएगा। डायमेंशन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, कैसे ये नोटेशन प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, ये सब पॉइंट्स आपको हिंट कर दिए हैं। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर सम ओवर ऑल स्टेट्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज यूनिट ऑपरेटर। तो ये कंप्लीटनेस कंडीशन और क्लोजर कंडीशन भी बोलते हैं इसको, आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा तो आगे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम
से कंडीशन आपको बताया है वो कंडीशन का भी आपको आइडिया होना चाहिए, ये सम वैल्यू का भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। फिर से सिमिलर स्टेटमेंट है, चेक वेदर द ऑपरेटर इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर और नॉट। बहुत जल्दी से ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट कराता है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर सर। यहाँ पे आपको जो पहले कंडीशन बताया था कि नॉर्मलाइज होना चाहिए, तो जब साई से ब्रैकेट से डिवाइड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएगा, अगर चाहे ये कैट ऑफ साई नॉर्मलाइज भी ना हो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डैगर फाइंड करेंगे, तो न्यूमरेटर में सेपरेटली रिवर्स ऑर्डर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली रिवर्स ऑर्डर करेंगे, तो इस ब्रा वेक्टर का डैगर दैट इज कैट वेक्टर ऑफ साई एंड डैगर ऑफ कैट वेक्टर ब्रा वेक्टर ऑफ साई, और इसी डिनोमिनेटर में चेक करेंगे, फिर से रिवर्स ऑर्डर करेंगे, इस कैट वेक्टर का डैगर दैट इज ब्रा वेक्टर और इस ब्रा वेक्टर का डैगर दैट इज कैट वेक्टर। तो हर्मिशियन वाली कंडीशन से ऑपरेटर सेम रहेगा। अब इसका स्क्वायर करें, साई कैट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ब्रा वेक्टर ऑफ साई डिवाइडेड बाय साई साई ब्रैकेट, और ये प्रोडक्ट करेंगे। तो ड्राफ्ट नोटेशन के स्टेप से ये दीस टू टर्म साई साई ब्रैकेट बनाएंगे, और जब साई साई ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट वैल्यू स्केलर होती है, तो ये लेफ्ट और राइट कहीं पे भी नोट कर सकते हैं, कैट वेक्टर के ब्रा वेक्टर के लेफ्ट और राइट कहीं पे भी नोट कर सकते हैं। और जैसे आप नोट करेंगे, ये डिनोमिनेटर में जो साई साई ब्रैकेट है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वन पार्ट से ये साई साई ब्रैकेट, तो वन साई साई ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ऑपरेटर फॉर्म सेम रहेगा, और जब सेम होगा देन गिवन ऑपरेटर इज पोजीशन ऑपरेटर। जो लिमिटेशन फर्स्ट नोटेशन में था, अब यहाँ पे वो लिमिटेशन ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा। रीजन भी आपको कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेट वेक्टर नॉर्मलाइज हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if A is a projection operator, then check the operator I minus A cap is projection operator or not. प्रोजेक्शन ऑपरेटर सर। आपको ए का हिंट किया है, तो ए अगर ए और ए स्क्वायर प्रोजेक्शन के वन यूनिट ऑपरेटर माइनस, यहाँ पे भी चेक कर लेंगे, जिसको मेंशन कर दें आई माइनस ए कैप, तो कहीं पे नोट कर लीजिए आई इज यूनिट ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर का डैगर सेम रहेगा, और ऑपरेटर का कंडीशन दिया हुआ है, इसका डैगर भी सेम रहेगा, तो हर्मिशियन वाली कंडीशन बन गई। और जब इसका स्क्वायर करेंगे, यूनिट ऑपरेटर को स्क्वायर करेंगे, फिर से यूनिट ऑपरेटर बनेगा प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, यूनिट ऑपरेटर को किसी भी ऑपरेटर से प्रोडक्ट करते हैं तो ऑपरेटर सेम रहता है, चाहे उसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें, और ए स्क्वायर कंडीशन ए से मैच करेगा। तो
1 ये एडजस्ट हो गया, तो गिवन ऑपरेटर इज क्वेश्चन ऑपरेटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, cat of psi 1 and psi 2 are defined as where cat of phi 1 and phi 2 are orthonormal basis vectors of two-dimensional Hilbert space. Check whether the operators are position operators or not. सर साई 1 होगा लेकिन साई 2 नहीं होगा, मतलब साई 2 वाला। देखो डिफरेंट वे हैं चेक करने के लिए। पहले तो आप चाहें ये ऑपरेटर फॉर्म बना सकते हैं, कैट वेक्टर दिया है, वेक्टर फाइंड करके कैसे ऑपरेटर फॉर्म बनेगा आपको लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था सिमिलर फॉर्म, ठीक है, वहां पे आपको हिंट कर दिया। और एक इजी अप्रोच है, आपको अभी एक प्रॉब्लम के थ्रू कंडीशन बताया कि कब ये नोटेशन पोजिशन ऑपरेटर बनेगा, सिमिलर नोटेशंस हैं, कब ये पोजिशन ऑपरेटर होगा कब नहीं होगा, ये वैल्यू आप फाइंड करके आप कंफर्म कर सकते हैं, आपको ऑपरेटर फॉर्म फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये शॉर्ट वे में आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये नोटेशन पोजिशन ऑपरेटर है या नहीं है। चेक करने के लिए आप ब्रैकेट्स फाइंड कर लीजिए, साई वन ब्रैकेट फाइंड करेंगे। ये ब्रैकेट फाइंड करना बताया आपको कैट वेक्टर और ब्रा वेक्टर से, पहले ब्रा वेक्टर फिर कैट वेक्टर। और एक इजी अप्रोच भी आपको ये किया जो आगे फिर से रिपीट भी होगा कि दीज कोफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर का सम चेक कर लीजिए। और मॉड स्क्वायर करना है, सिंपल स्क्वायर नहीं करना। तो मॉड स्क्वायर में फर्स्ट टर्म का मॉड स्क्वायर 1/2, सेकंड टर्म का मॉड स्क्वायर 1/2 एंड दैट इज 1। बट जैसे ही आप साई 2 ब्रैकेट फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म का मॉड स्क्वायर 9 और सेकंड टर्म का मॉड स्क्वायर 16, दिस इज 25। तो साई 1 ब्रैकेट 1 है, साई 2 ब्रैकेट 25 है। तो कैट ऑफ साई 1 नॉर्मलाइज है बट कैट ऑफ साई 2 इज नॉट नॉर्मलाइज, और यही आपको कंडीशन बताया हुआ है। तो ये फॉर्म, क्योंकि कैट ऑफ साई 1 नॉर्मलाइज है तो ये फॉर्म पोजिशन ऑपरेटर होगा, बट कैट ऑफ साई 2 इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, तो दिस इज नॉट ए पोजिशन ऑपरेटर। ये शॉर्ट वे में आपको कंफर्म करा दिया कि पोजिशन ऑपरेटर होंगे या नहीं होंगे। अब चाहें तो जिनको इसमें एग्जैक्ट स्टेप फॉलो करना है तो साई 1 ऑपरेटर फॉर्म फाइंड कर लें, आपको 4 टर्म्स बनेंगे, और उन साई 1 ये ऑपरेटर फॉर्म में डैगर फाइंड करें और स्क्वायर फाइंड करके चेक कर लें। तो ये डैगर वाली कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई करता है, स्क्वायर वाली भी करेगा, बट जो सेकंड ऑपरेटर फॉर्म बनेगा साई 2 ये हर्मिशन वाली तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि नोटेशन ऑलवेज हर्मिशन बताया है, बट स्क्वायर वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि इस टर्म से ये 25 टाइम्स इस ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगा, जो साई 2 ब्रैकेट ये साई 2 कैट वेक्टर और साई 2 ब्रा वेक्टर ऑपरेटर से मैच नहीं करेगा, और ये मैच नहीं करेगा तो नॉट ए पोजिशन ऑपरेटर। तो बोथ मेथड्स आपको मैंने कंफर्म कर दिए। वो ये ऑपरेटर फॉर्म फाइंड करके आपको जैसे हिंट कर दिया है, आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर नोट करेंगे, सिंगुलर ऑपरेटर। सिंगुलर ऑपरेटर एंड नॉन सिंगुलर ऑपरेटर। आप लोग मैट्रिसेस पढ़े होंगे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। मैं जस्ट मैट्रिक्स के लिए इसलिए हिंट कर रहा हूं क्योंकि आप मैट्रिक्स में कंडीशंस अप्लाई भी किए हैं, कंडीशंस आपको पता होंगी। अगर आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कंडीशंस पता है तो आप ऑपरेटर के लिए वो कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। सभी को रिकॉल हो गई होंगी कंडीशंस। हो सकता है कि आप लोग these कंडीशंस को चेक करने के लिए आप डिटरमिनेंट वैल्यू पे जाते होंगे कि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है या डिटरमिनेंट जीरो है। बट डिटरमिनेंट की वैल्यू आप क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आप इनवर्स के लिए डेफिनेशन मैट्रिक्स के लिए आपने पढ़ा होगा किसी
ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग अगर आपको सॉरी किसी मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग आपको इनवर्स फाइंड करना है तो आप ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आएगा तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये आप ये डिटरमिनेंट की कंडीशन में डेफिनेशंस पढ़े होंगे, बट जो करेक्ट डेफिनेशन है वो किससे रिलेटेड है? इनवर्स से। इनवर्स एग्जिस्टेंस और इनवर्स नॉन एग्जिस्टेंस पे बेस्ड ये सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस होती हैं, और ऑपरेटर्स के लिए भी सिंगुलर डेफिनेशंस यूज करेंगे। बट इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा वो किससे रिलेटेड है? डिटरमिनेंट से। तो मोस्टली बुक में आप मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशंस पढ़े होंगे डिटरमिनेंट के टर्म्स में, बट जो डेफिनेशन है वो इनवर्स एग्जिस्टेंस से है। तो यहाँ पे नोट करें सिंगुलर ऑपरेटर और नॉन सिंगुलर ऑपरेटर के लिए, इफ इनवर्स ऑफ एन ऑपरेटर does not exist, an operator is called singular operator. Non singular के लिए if inverse of an operator exists, an operator is called non singular operator. तो इनवर्स एग्जिस्टेंस से आपको ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर ऑपरेटर्स की डेफिनेशन आपको नोट कर दिया। सम टाइम आप एक्शन इक्वेशन अगर ऑपरेटर का दिया होगा तो उससे भी कंफर्म कर सकते हैं कि ऑपरेटर सिंगुलर ऑपरेटर बनेगा या नॉन सिंगुलर ऑपरेटर बनेगा। अगर कोई ऑपरेटर को आप अप्लाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे और किसी पर्टिकुलर कैट वेक्टर पे, अगर उससे कोई अनदर कैट वेक्टर बनता है तो इस ऑपरेटर का आप इनवर्स एक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई ऑपरेटर बी आप कैट ऑफ साई पे ऑपरेट करें इस पर्टिकुलर पार्ट पे, दैट ट्रांसफॉर्म दिस कैट वेक्टर into cat of phi. तो both operators का action अगर आप कंपेयर करें, the action of operator B is equivalent to inverse action of operator A. Then B is called A inverse. तो यहाँ पे आप कोई ऑपरेटर ऐसा जरूर फाइंड कर सकते हैं अगर ये cat of psi is not a null operator और null वेक्टर और जीरो वेक्टर, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेटर लाइक दिस फाइंड कर सकते हैं जिसका एक्शन ए के एक्शन का इनवर्स होगा। बट अगर सिंगुलर ऑपरेटर किसी पर्टिकुलर नॉन जीरो और नल वेक्टर पे ऑपरेट कराएंगे और रिजल्ट एनिलेट हो जाए, स्टेट जीरो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, तब आप कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं फाइंड कर सकते हैं जो जीरो पे ऑपरेट हो और नॉन जीरो स्टेट वेक्टर में कन्वर्ट कर दे। तो दीज एक्शन इक्वेशन से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर राइट साइड नॉट नल वेक्टर और जीरो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हो तब ये नॉन सिंगुलर ऑपरेटर, और राइट साइड अगर जीरो हो सिंगुलर ऑपरेटर। आपको क्वांटम मैकेनिक्स में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ऑपरेटर की कंडीशन डायरेक्ट रिक्वायर्ड नहीं था, आप एक पॉपुलर ऑपरेटर पढ़ते हैं यूनिटरी ऑपरेटर, इसमें आपको नॉन सिंगुलर ऑपरेटर की कंडीशन रिक्वायर्ड होता है, इनवर्स एग्जिस्टेंस की कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। तो सिंगुलर ऑपरेटर नॉन सिंगुलर ऑपरेटर का डेफिनेशन मैंने कर दिया। एक्शन इक्वेशन से कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं यूनिटरी ऑपरेटर की कंडीशन कर रहा हूँ। यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर आप लोग यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़े होंगे, सिमिलर कंडीशंस यहां पे रिक्वायर्ड होंगी ऑपरेटर के रिगार्डिंग। द ऑपरेटर A is said to be unitary if it satisfies the condition A dagger और A dagger A is equal to unit operator. Both what different है, unit और unitary। तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। यहाँ से आपको ये कंफर्म है कि अगर ये पार्ट पे जाएं A dagger तो आप I by A नोट कर सकते हैं, और I by A नोट करेंगे दैट मीन्स ये A इनवर्स है। तो आप रिकॉल करिए, अगर आपको कंफर्म हो जाए कि यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स आप डैगर से फाइंड कर लेते थे, तो सिमिलर मीनिंग आती है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। इसकी आइगन वैल्यू पे कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको मोर टाइम मैंने नोट करा दिया है, लेट कैट ऑफ साई विद आइगन कैट ऑफ ऑपरेटर विद आइगन वैल्यू लैम्डा, वो रेफरेंस लेके चल रहे हैं। आइगन वैल्यू इक्वेशन अगर आप यहाँ पे डैगर फाइंड करें इस इक्वेशन का, क्योंकि इस ऑपरेटर की कंडीशन के लिए डैगर की रिक्वायरमेंट है।
और जनरली किसी ऑपरेटर के लिए डैगर फाइंड करेंगे तो ये आपको डार्क नोटेशंस में स्टेप बताएं, स्केलर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ऑपरेटर का डैगर। अब ये डैगर वाली इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन में, साई ए डैगर ए कैट ऑफ साई इज इक्वल टू बराबर वेक्टर ऑफ साई लैम्डा स्टार लैम्डा कैट वेक्टर ऑफ साई। अब आपको ये कंडीशन कंफर्म है कि ए डैगर ए का प्रोडक्ट यूनिट ऑपरेटर होता है, और यूनिट ऑपरेटर होगा, और यूनिट ऑपरेटर को आप किसी भी ऑपरेटर के साथ प्रोडक्ट करें या आप कैट वेक्टर और बराबर वेक्टर पर ऑपरेट करें तो दैट रिजल्ट अनचेंज रहेगा। ये टर्म स्केलर है, ब्रैकेट से आउटर में आप नोट कर सकते हैं, लैम्डा स्टार लैम्डा लैम्डा मॉड स्क्वायर बनेगा, और यूनिट ऑपरेटर को आप किसी कैट वेक्टर पर ऑपरेट कराएंगे तो अनचेंज रहेगा। सेम साइड लाएंगे, लैम्डा मॉड स्क्वायर -1 साई साई ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। कैट ऑफ साई से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो कैट ऑफ साई इज नॉट नल वेक्टर, और जब नल वेक्टर नहीं है तो साई साई ब्रैकेट नॉन जीरो होगा, जब भी नॉन जीरो होगा तो ये टर्म जीरो बनेगा। जैसे ये टर्म जीरो लेंगे तो लैम्डा मॉड स्क्वायर इज 1। अब आपको यहाँ से कंफर्म हो गया कि यूनिटरी ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यूज जनरली कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो रियली होंगी, बट उनका मॉडुलस फाइंड करेंगे, मॉड स्क्वायर करेंगे तो यूनिटी आना चाहिए। सिस्टम का स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो मॉड वैल्यू का आपको आइडिया मिल गया कि 1 बनेगा। आइगन वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड स्क्वायर करेंगे तो 1 आना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 1 आना चाहिए, मॉडुलस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो ये आइगन वैल्यू पे कंडीशन है यूनिटरी ऑपरेटर की। तो स्क्वायर रूट हटाते तो +-1 लेते हैं, मॉड वैल्यू में +-1 का मॉड फाइंड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? इमेजिनरी वैल्यू का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो रियल होता है। क्लियर हो गया? check whether the operator A is equal to exponential iota epsilon g, where epsilon is scalar and g is an operator, is unitary operator or not? स्टेटमेंट मैंने आपको नोट कर दिया है, एक बार स्टेटमेंट रीड करें और यूनिटरी ऑपरेटर की कंडीशन के लिए सेट सॉल्व करें। अगर फुलफिल होता है तो यूनिटरी ऑपरेटर होगा, अगर विदाउट एनी अजम्पशन कंडीशन फुलफिल होता है तो ऑलवेज होगा, विद सम कंडीशन तो कंडीशन आपको बताना पड़ेगा कब है। सर यूनिटरी होगा सर जब जो जी कैप होगा सर वो हर्मिशियन होगा। अभी एक्सप्लेन करेंगे तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर कंपेयर कर लेना। ओके सर। यूनिटरी चेक करने के लिए गिवन ऑपरेटर का आपको डैगर रिक्वायर्ड होगा, और डैगर फाइंड करने के लिए अब तक तो आपको कॉन्फिडेंटली करेक्टली फाइंड करना आ जाना चाहिए। यूनिटरी नहीं है सर ये। जब डैगर फाइंड करते हैं तो स्केलर के लिए, क्योंकि स्केलर आपको कहीं वर्ड में नोट नहीं करा है कि वो रियल स्केलर है, और जब तक कंफर्म नहीं होगा कि रियल है तो स्केलर का जनरली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करते हैं। तो आई को आप ये वैल्यू स्केलर है, एप्सिलॉन भी स्केलर है, तो आई को आप -i करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है कि इमेजिनरी है। एप्सिलॉन का आपको आइडिया नहीं है तो जनरली आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नोटेशन यूज करेंगे, और जी का डैगर क्योंकि जी ऑपरेटर है। अब यहाँ से ए डैगर प्रोडक्ट करें या ए डैगर ए प्रोडक्ट करें, तो एक्सपोनेंशियल आई एप्सिलॉन जी, आई कॉमन ले लिया, माइनस एप्सिलॉन स्टार जी डैगर। अब आपको अगर ये डिफरेंस 0 बन जाए तो एक्सपोनेंशियल 0 यूनिटी होता है, फिर आपको कंफर्म हुआ कि ऑलवेज नहीं है ये यूनिट ऑपरेटर। कब हो सकता है वो कंडीशन आपको कंफर्म होना चाहिए। इफ फर्स्ट कंडीशन, पहले ये मैं डिफरेंस के लिए हिंट कर दूं, एप्सिलॉन जी माइनस एप्सिलॉन स्टार जी डैगर इज इक्वल टू 0। जैसे ही कंडीशन 0 बनेगा तब ए डैगर और ए डैगर ए ये यूनिट ऑपरेटर बनेगा, ये एक्सपोनेंशियल 0 बन जाएगा और एक्सपोनेंशियल 0 यूनिट ऑपरेटर होता है, तब ये यूनिटरी ऑपरेटर बनेगा। गिवन ऑपरेटर यूनिटरी होगा इन दिस कंडीशन।
अब ये कब जीरो हो सकता है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके लिए 2 कंडीशंस हैं जीरो होने के लिए। एप्सिलॉन स्टार एप्सिलॉन हो जाए, इट मींस ये जो स्केलर है वो रियल हो, और जी डैगर जी से मैच करे, ऑपरेटर जी हर्मिशन हो जाए। तो इन दिस कंडीशन ये डिफरेंस जीरो बन जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, एप्सिलॉन स्टार माइनस एप्सिलॉन हो जाए और जी डैगर माइनस जी हो जाए। यहां से ये कंफर्म है कि ये हर्मिशन की कंडीशन है, एप्सिलॉन रियल है। अगर एप्सिलॉन रियल स्केलर है तो जी हर्मिशन होना चाहिए, जब हर्मिशन होगा तो ये डिफरेंस जीरो बन जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में अगर जी एंटी हर्मिशन ऑपरेटर है तो एप्सिलॉन स्टार प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। इन दीज 2 कंडीशन एप्सिलॉन जी माइनस एप्सिलॉन स्टार जी डैगर ये जीरो बनेगा, और जैसे ही जीरो बनेगा देन ऑपरेटर ए दैट डिफाइंड एज एक्सपोनेंशियल आई एप्सिलॉन जी इज यूनिटरी। तो दीज 2 कंडीशन में यूनिटरी बनेगा। ऐसा हो सकता है आपसे प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में पूछा जाए कि दिस ऑपरेटर विल बी यूनिटरी इफ 4 ऑप्शंस में कंडीशंस बनाई हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सम स्टूडेंट्स पे किसी को क्लियर करें वहां पे ये कंडीशन वहां इंक्लूड है तो आपने करेक्टली टिक कर दिया, बट हो सकता है ये कंडीशन भी दिया होता है। अब बोथ जो कंडीशंस मैंने नोट किया आप सभी को कंफर्म हो जाना चाहिए कि दीज 2 कंडीशन में ये डिफरेंस जीरो बनता है, और जब जीरो बनेगा तो गिवन ऑपरेटर यूनिटरी हो जाएगा। तो आपको मैंने सम ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स डिस्कस कर दिए। आगे सम ऑपरेटर्स फॉर्म और बनेंगे। एक पेरिटी ऑपरेटर इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है पेरिटी ऑपरेटर, बट पेरिटी ऑपरेटर के ऑल पॉइंट्स एक साथ नोट करने के लिए आपको कॉम्यूटेशन ब्रैकेट्स पहले डिस्कस करेंगे, फिर कॉम्यूटेटर ब्रैकेट उसके पेरिटी ऑपरेटर पे जाएंगे। पॉइंट में आपको यहाँ पे किसी ऑपरेटर का इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड कर लेता है कि जो डेफिनेशन दिया है ऑपरेटर का वो किसके इक्विवेलेंट है। तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करने के लिए आप सेम मेथड यूज करेंगे जो मेथड आप कॉम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करने के लिए यूज करते थे। जिस स्पेस में ऑपरेटर का एक्शन डिफाइन किया हुआ है उसी पर्टिकुलर स्पेस के किसी फंक्शन पे आप ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे और उसका इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करेंगे। जैसे अभी एक मैं यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए आप ये स्टेटमेंट को भूल जाएं और आपसे पूछा होता कि व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ पोजिशन ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ पोजिशन ऑपरेटर यूनिट वेक्टर नहीं है, ये पोजिशन ऑपरेटर है, और पोजिशन ऑपरेटर को आप एक्स रिप्रेजेंट करते हैं इन पोजिशन स्पेस। अगर आपसे ये पूछा जाए तो अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को केयर ना करके आप सीधा मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन करने लगे तो मोस्टली स्टूडेंट इसको 1 करते हैं, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आप 1 पर तैयार है मैथमेटिक्स में। बट क्वांटम मैकेनिक्स में आपको मैंने हिंट किया कि मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करने से क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा इजी तो होता है, बट साथ में मिस्टेक के भी चांसेस होते हैं। तो मॉडिफिकेशन कहाँ पे रिक्वायर्ड है वो भी आपको अलर्ट रहना है, उस पॉइंट पे भी अलर्ट रहना है। तो ऐसा अगर आप डिफरेंशिएशन करने लगेंगे तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, वहां पे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो सिंपल डिफरेंशिएशन से आपका रिजल्ट 1 बन जाता है। इसी में आपको इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करना होता कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स किसके इक्विवेलेंट है। तो लाइक दिस आप फाइंड कर सकते हैं। मैं प्रॉब्लम वाइज नोट करा रहा हूं कैसे इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करना है। फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म of operator d by dx of x where x is position operator। और ये ऑपरेटर की नोटेशन मैंने लिख दिया। तो इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करने के लिए मैंने मेथड सजेस्ट किया कि जैसे आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कॉम्यूटेशन ब्रैकेट फाइंड करते हैं, नॉट कॉम्यूटेशन अलजेब्रा, इन्हीं 2 ऑपरेटर का फर्स्ट टाइम जब आप कॉम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करते हैं वो सिमिलर मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है। अब पोजीशन स्पेस की बात कर रहे हैं, पोजीशन स्पेस में आपको पोजीशन ऑपरेटर हिंट किया हुआ है, तो ये ऑपरेटर का इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करने के लिए आप पोजीशन स्पेस के किसी फंक्शन पे ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे। यहां से आपको डिपेंडेंसी कंफर्म रहेगा ऑपरेटर के एक्शन से। तो डी बाई डी एक्स एक्स साई एक्स आपको फाइंड करना है। अब ऑपरेटर का एक्शन यहाँ पे डिफरेंशियल है, 2 डिफरेंट फंक्शन ऑफ एक्स हो गए। एक्स जो पोजीशन ऑपरेटर है वो भी मल्टीप्लिकेटिव नेचर है, और जो मल्टीप्लिकेटिव नेचर तो बाई पार्ट्स डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ साई प्लस साई कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। जब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करेंगे, जो यहाँ पे आपने फंक्शन एज्यूम कर लिया, तो लाई के सिंपल डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, और जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो 1 हो गया। साई आपने कांस्टेंट किया, तो जो फंक्शन आपने एज्यूम किया था उस फंक्शन को राइट में आप कॉमन लेंगे, एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 1 और यूनिट ऑपरेटर वर्ड यूज कर सकते थे। अब यहाँ से आप ऑपरेटर के इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए कंपैरिजन कर सकते हैं। जो फंक्शन आपने एज्यूम किया था, ऑपरेटर का एक्शन आपने इंक्लूड कर लिया, अब साई का कोफिशिएंट बोथ साइड से आप कंपेयर करेंगे और
कंपेयर करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट फॉर्म पता चल गया। ए जो आप डी एक्स बाई डी एक्स नॉट कर रहे थे, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 1। तो दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ गिवन ऑपरेटर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर आपको फाइंड करना है इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो दिस इज नॉट 1, दिस इक्विवेलेंट टू एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 1। ये टर्म आने का रीजन भी आपको पता होना चाहिए। ये एक्स पोजीशन ऑपरेटर और पी मोमेंटम ऑपरेटर ये कॉम्यूट नहीं करता है। एक्स पी इज नॉट इक्वल टू पी एक्स। जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में और मैथमेटिकल फिजिक्स में आप ये कॉम्यूटेशन इंक्लूड करके चलते हैं, तो यहाँ पे कॉम्यूट नहीं करते हैं। इट मींस यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने का आपको यहाँ पे क्यों मैं एनालॉजी करा रहा हूँ, क्योंकि एक्स मल्टीप्लिकेटिव नेचर और पी का डिफरेंशियल नेचर है। बाकी ये कांस्टेंट फैक्टर माइनस आई एस क्रॉस रिजल्ट मॉडिफाई होगा, बाकी आपको यहाँ पे टर्म बनेंगे। अगर ये टर्म हमें फाइंड करना होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंक्लूड हो जाता है, और यहाँ पे ये टर्म फाइंड करना होता तो एक्स डी बाई डी एक्स फॉर्म बनता है। तो ऑपरेटर के राइट में जो भी पार्ट होगा उसका ऑपरेटर का एक्शन इंक्लूड करना है, तब आप आगे कंफर्म हो पाएंगे। वो मेथड आपको यहाँ पे मैंने सजेस्ट कर दिया है। ऑपरेटर किसी भी ऑपरेटर का इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करने के लिए ऑपरेटर का जो डेफिनेशन दिया होगा उसके इक्विवेलेंट आप फंक्शन एज्यूम करेंगे, और फंक्शन पे ऑपरेटर का एक्शन इंक्लूड करके जो फंक्शन आपने एज्यूम किया था उसका कोफिशिएंट बोथ साइड से कंपेयर करके इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ऑपरेटर फाइंड करें। तो लेफ्ट साइड में अगर आप सिंपल डिफरेंशिएशन करते, जो मैथमेटिक्स और क्लासिकल में अब तक आप करते आ रहे हैं, तो सिंपल डिफरेंशिएशन तो 1 बनता, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स अगर x पोजीशन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है तो d by dx ऑफ पोजीशन ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू x d by dx प्लस 1। तो नेक्स्ट लेक्चर में सम इक्विवेलेंट फॉर्म और फाइंड करेंगे, कम्यूटेशन ब्रैकेट्स डिस्कस करेंगे, कम्यूटेशन अलजेब्रा पढ़ाएंगे, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट के लिए किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन जो पहले मैंने हिंट कर दिया है, वो आइगन वैल्यू कब डिजेनरेट होगा कब नॉन डिजेनरेट होगा। तो एक वर्ड आता है डिजेनरेसी, जो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैलकुलेट भी करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी डिजेनरेसी वर्ड आप लोगों ने ग्रेजुएशन और पीजी लेवल पे पढ़ा होगा। तो डिजेनरेसी कैसे कंफर्म करते हैं वो थोड़ा आइडिया लेके आएंगे। वो फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको करेक्ट आइडिया होगा तो जो मैं एक्सप्लेन करूंगा फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए, तब आपको डाउट क्रिएट नहीं होंगे, नहीं तो फिर आप डाउटफुल रहता है। तो मैं पहले ही हिंट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए आपको डिजेनरेसी का आइडिया होना चाहिए, तो थोड़ा आइडिया लेके आएंगे। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर 8:30 बजे तक है ना आज तो क्लास? अच्छा 8:30 तक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगा सर एक छोटा डाउट था सर। हाँ जी सर इसमें जैसे सर आपने ए कैप लिया सर डी बाई डी एक्स ऑफ एस एक्स कैप, सर जब हम उसको साई एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट एक्स साई एक्स ले रहे हैं, मतलब होल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और ऑपरेटर डी एक्स कैप बाई डी एक्स है सिर्फ। ये अभी जो आपको मैंने हिंट किया है कि ये इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करना है, और जब इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करेंगे तो इसका एक्शन हम किसी फंक्शन के थ्रू इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। अदरवाइज तो आप ये सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे जो मैथमेटिक्स में करते हैं, और वहां पे ये 1 होने का रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इस फंक्शन के थ्रू इसको एडजस्ट करना है, इस प्रोडक्ट पे आपको ऑपरेट करना है। ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी सर, सिंगुलर ऑपरेटर में आपने बताया ऑपरेटर ए ऑपरेट ऑन 5 गिव्स 0। सर मतलब लास्ट टाइम का मतलब ये है कि जैसे कोई कैट वेक्टर जो हमने नॉन जीरो कैट वेक्टर लिया है, नल वेक्टर नहीं है, वो जीरो वेक्टर नहीं है, इट मींस उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। अगर कोई ऑपरेटर लाइक दिस है कि वो किसी स्टेट पे ऑपरेट हो और उसको एनिहिलेट करके जीरो वेक्टर में कन्वर्ट कर दे, जब जीरो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो कोई आप ऐसा ऑपरेटर सेलेक्ट नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते कि जीरो पे ऑपरेट हो और नॉन जीरो में कन्वर्ट कर दे। सर जैसे सर कुछ लोग सर जो हमारे पुराने टीचर्स थे सर, वो ये कहते थे कि अगर आइगन वैल्यूज कही जाए तो हम आइगन वैल्यूज में साई को लिख देंगे और 0 ले लेंगे आइगन वैल्यू, तो हमारा वो काम कर देगा। तो सर वो गलत है वो चीज? वो गलत है। आइगन वैल्यू 0 तो आप ये देखिए पोजीशन ऑपरेटर के लिए भी आया था किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। जी सर। जी सर। जरूरी तो नहीं कि वो इसको 0 में ही कन्वर्ट कर दे। जी सर। स्टेट तो हो सकता है वहां पे प्रेजेंट रहे ना। ओके सर। इसी से एक पॉइंट और मुझे रिकॉल हुआ, ये आइगन वैल्यू 0 और नॉन जीरो होने का जो पोजीशन ऑपरेटर मैंने डिस्कस किया, ये भी आपको पॉइंट कंफर्म होना चाहिए। किस केस में 0 बनेगा, किस केस में 1 बनेगा, दो ही वैल्यूज आने का रीजन भी आपको पता होना चाहिए। मैं इसको भी हिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको आइगन वैल्यूज कंफर्म कराई थी पोजीशन ऑपरेटर के लिए कि 2 आइगन वैल्यूज आएंगी 0 और 1, इसका भी मीनिंग मैं यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूँ। 0 कब होगा और कब 1 आएगा। सपोज आपने कोई मिक्स्ड वेक्टर लिया, जो मैंने 3 डायमेंशन के लिए आपको यहाँ पे हिंट किया था, ये मिक्स्ड वेक्टर है। अगर आप x का पोजीशन ऑपरेटर ले रहे हैं तो इसकी आइगन वैल्यू जब इसने प्रोजेक्ट किया तो इस केस में तो 1 आएगी, बट इसकी आइगन वैल्यू y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के रिजल्ट फाइंड करने के लिए चेक करेंगे तो आइगन वैल्यू 0 आएगी। कब 0 है कब 1 है ये आपको हिंट होना चाहिए, जो इसी से मैंने आपको हिंट किया। अगर प्रोजेक्टर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने पोजीशन ऑपरेटर कंसीडर किया है तो उसकी आइगन वैल्यू सेम डायरेक्शन के लिए तो 1 होगी। जिस डायरेक्शन का पोजीशन आपको करना है, अगर वेक्टर x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता है तब इसकी आइगन वैल्यू 1 होगी, और y और z डायरेक्शन के लिए इसकी आइगन वैल्यू 0 बनेगी। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाले पार्ट को प्रोजेक्ट नहीं करेगा। एंगल 90 होने से कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब 1 होगा कब 0 होगा। 0 और 1 आने का रीजन भी आपको कंफर्म हो गया है कि 0 और 1 क्यों रिक्वायर्ड थे। बाकी सिमिलर फॉर्म है, आगे इक्विवेलेंट फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम वाइज मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ। फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ
द फॉलोइंग ऑपरेटर्स डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। अब ये रेफरेंस में खुद से आपको कंफर्म होना चाहिए, मैंने स्टेटमेंट जैसे लास्ट में नोट कर दिया कि एक्स पोजीशन ऑपरेटर है, अगर मेंशन नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करने की एक्स रिप्रेजेंट पोजीशन ऑपरेटर इन पोजीशन स्पेस, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, ये स्क्वायर हो गया, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, एंड फोर्थ ऑपरेटर डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इनके इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना है वो लास्ट पेज पे मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको हिंट कर दिया। फर्स्ट ऑपरेटर के लिए स्टेप्स फॉलो करेंगे, बाकी को फिर ट्राई कर लेंगे। फर्स्ट के लिए कंपेयर कर लेंगे, आप लोग ट्राई किए होंगे, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। मैंने आपको ये हिंट किया कि पोजीशन स्पेस में ये एक्सटेंशन डिफरेंशियल और मल्टीप्लिकेशन, तो फंक्शन ऑफ एक्स पे अप्लाई करेंगे ऑपरेटर्स को, ये दिस पार्ट को, उसका एक्शन इंक्लूड करेंगे, फिर साई के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करेंगे, तो डी बाई डी एक्स माइनस एक्स एज सच। अब ये पार्ट साई, यहाँ पे साई इंक्लूड करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साई फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एक्स साई एक्स। अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म माइनस एक्स, अब यहाँ पे लेफ्ट में है, डी बाई डी एक्स साई प्लस एक्स साई। साई का आर्गुमेंट मैंने हाइड कर दिया, डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे कंफर्म है कि किस पे डिपेंडेंसी है। अब ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साई, ये प्रोडक्ट पार्ट पे डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे जो जिस साइड है उसी साइड आपको रखना है, माइनस एक्स डी साई बाई डी एक्स माइनस, अब ये एक्स और एक्स प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर साई डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, टू डिफरेंट फंक्शंस प्रोडक्ट में है, एक्स कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ साई प्लस साई कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, दैट इज 1। बाकी टर्म एज सच। अब ये टर्म को एनालॉजी करें, ये टर्म कंपेयर करें, ये प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स है और ये माइनस एक्स डी साई बाई डी एक्स है, सेम ऑपरेटर विद अपोजिट साइन, ये एलिमिनेट हो गया टर्म। बाकी टर्म में आप साई को लेफ्ट में राइट में कॉमन लेंगे, तो ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, और साई कॉमन लेने से ये टर्म 1 बनेगा, 1 और यूनिट ऑपरेटर नॉट कर सकते थे साई। तो यहाँ से आपको बोथ साइड में ऑपरेटर का एक्शन कंपेयर आप कर सकते हैं, साई का कोफिशिएंट बोथ साइड से कंपेयर किया, द ऑपरेटर गिवन ऑपरेटर डी बाई डी एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लाइक दिस आप इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड कर सकते हैं ऑपरेटर के लिए। तो आप लोग ट्राई किए होंगे, वो स्टेप्स अपने नोटबुक में कंपेयर कर लें, और जो रिमेनिंग 3 ऑपरेटर्स हैं इनको अप्लाई करके लाएं। तो कैसे फाइंड करना है इक्विवेलेंट फॉर्म, वो आपको कंफर्म हो गए। जो आपको लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं उन पे कुछ कंडीशंस आपको बताई हैं, आज आपको सम ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं, कुछ आपको कंडीशंस बताई हैं, वो पॉइंट्स आपके प्रॉब्लम के टाइम पे रिकॉल होने चाहिए आपको। तो ऐसा हो सकता है अभी भी आप लोग रिवाइज ना कर रहे हो, या आपको जब जितने टाइम के बाद आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उससे पहले आप भूल जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम करने के लिए
आप लोगों को जो थ्योरी स्टेटमेंट है प्रॉब्लम का, वो थ्योरी पार्ट से आपको रिलेट करना आना चाहिए। अगर उसको रिलेट कर पाएंगे प्रॉब्लम इजी रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लगेगी। प्रॉब्लम आपको स्टेप्स क्या फॉलो करना है उस पर आप डाउटफुल रहेंगे। तो इसीलिए मैं पहले थ्योरी पार्ट आपको डिस्कस कर रहा हूँ, वो पॉइंट्स आप अप्लाई कर पाए। हो सकता है कि जो लास्ट लेक्चर में आपको पॉइंट्स बताए वो आप लोगों ने रिवाइज कर लिए हों, तो प्रॉब्लम के टाइम को रिकॉल हो जाने चाहिए। मैंने वन ऑपरेटर यहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म बता दिया है, रिमेनिंग 3 ऑपरेटर्स आपको ट्राई करके लाना है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के असाइनमेंट में आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑपरेटर्स पार्ट पे। पेज नंबर 23। ऐसा हो सकता है कि सम प्रॉब्लम्स मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उनमें डिस्कस हो गए हों। पेज नंबर 23 प्रॉब्लम नंबर 4। पेज नंबर 23 प्रॉब्लम नंबर 4। पेज नंबर 23 प्रॉब्लम नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज हर्मिशियन। जब भी आपको मैट्रिसेस के लिए लाइक दिस प्रॉब्लम हो, ऑपरेटर्स के लिए लाइक दिस प्रॉब्लम हो, तो जो भी आपको ऑपरेटर चेक करना है वो कोशिश करें ऑल ऑप्शंस को आप एक्सप्लेन करें कि करेक्ट ऑप्शन क्या है और रॉन्ग ऑप्शन क्या है, उसका रीजन क्या है। उससे क्या होगा कि आपकी अगर आप करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो 1 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बट अगर आप रिमेनिंग ऑप्शंस क्यों रॉन्ग हैं उन पे भी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपके 4 प्रॉब्लम्स कंप्लीट होंगे। तो जब भी आपको करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना हो तो उन प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये सजेशन है कि क्या ऑप्शन करेक्ट है, उसका रीजन क्या है, रिमेनिंग ऑप्शंस रॉन्ग कैसे हैं, उसका रीजन और एक्सप्लेनेशन क्या है। लाइक दिस अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो आपके 4 प्रॉब्लम सिंगल प्रॉब्लम में कंप्लीट हो जाएंगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज हर्मिशियन, आपको मैं फर्स्ट ऑप्शन से ये कंडीशन आपको ये डी बाई डी एक्स का डैगर आपको ये हिंट किया था कि माइनस डी बाई डी एक्स होता है। हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए आपको ए डैगर ए से मैच कराना है, तो ये यहाँ पे आप चेक करिए गिवन ऑपरेटर का डैगर ऑपरेटर से मैच नहीं करता, और ये एग्जाम्पल में नोट भी कराया कि एंटी हर्मिशियन है। कोई ऑपरेटर अगर एंटी हर्मिशियन है तो हर्मिशियन नहीं होगा, कोई एक ही कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी आपको डिस्कस किया था। d बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स प्रोडक्ट में नोट करेंगे, इंडिविजुअल का डैगर चेक करेंगे, और ये डैगर आपको फर्स्ट पार्ट में हिंट कर दिया है, इसको प्रोडक्ट करेंगे माइनस डी बाई डी एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ऑपरेटर सेम है। तो हर्मिशियन आपको कंफर्म होगा कि बी ऑपरेटर जो ऑप्शन बी में ऑपरेटर वो हर्मिशियन है। बट रिमेनिंग को भी चेक कर लें, आई d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डैगर फाइंड करेंगे तो स्केलर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इस आई का माइनस आई। अब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर डैगर अपने सेकंड पार्ट में कंफर्म किया है, ये सेम है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो दिस ऑपरेटर इज नॉट हर्मिशियन ऑपरेटर, दिस इज एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब का डैगर फाइंड करेंगे तो इसको फिर से जो नॉन ऑपरेटर्स आपने फर्स्ट से थर्ड तक चेक कर लिए हैं उनके टर्म्स में आप इसको नोट कर सकते थे। डी क्यू बाई डी एक्स क्यू को डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई d2 बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या d2 बाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई d बाई डी एक्स लिख सकते हैं। का टोटल का डैगर फाइंड करेंगे तो आपको ये हिंट किया था कि रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर डैगर मल्टीप्लाइड बाई d बाई डी एक्स डैगर, और डीज के डैगर्स आपने थर्ड ऑप्शन तक कंफर्म कर लिए हैं। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर डैगर सेम बनेगा, पर d बाई डी एक्स डैगर माइनस d बाई डी एक्स बनेगा, और ये माइनस से आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि माइनस डी क्यू बाई डी एक्स क्यू बनेगा, और इस माइनस की वजह से जो सेकंड ऑप्शन के रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं वहाँ पे जो ऑपरेटर फॉर्म है वो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ऑल 4 ऑप्शंस को एक्सप्लेन करें, इससे आपको कंफर्म हो जाए। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ऑपरेटर इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को चेंज कर दे, या इन्हीं में से कोई ऑपरेटर आगे किसी अनदर कंडीशन के लिए चेक करे। तो आपको कंफर्म हो गया कि करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है, जो आपको जो पहले हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशंस बताए हैं, हमारे एग्जांपल्स बताए हैं, उनमें यूज भी हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेज नंबर 27 पे सेकंड, फिर से रिपीटिशन है। द हर्मिशियन कंजुगेट ऑफ द ऑपरेटर माइनस डी बाई डी एक्स, ये पार्ट का डैगर फाइंड करेंगे तो रियल स्केलर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सेम रहेगा, और डी बाई डी एक्स का डैगर आपको हिंट किया हुआ है, दिस इज माइनस डी बाई डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस डी बाई डी एक्स का डैगर प्लस डी बाई डी एक्स बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। सेम पेज पे प्रॉब्लम नंबर 5 है। द एडजॉइंट ऑफ ए डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स एक्टिंग ऑन ए वेव फंक्शन साई एक्स फॉर ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज। तो डैगर को फिर से यहाँ पे पूछा है पोजीशन स्पेस के लिए, तो माइनस डी बाई डी एक्स इक्विवेलेंट फॉर्म बनेगा जो थर्ड ऑप्शन में है। तो ये रिपीटिशन था प्रॉब्लम में, वो आप कंपेयर कर सकते हैं। पेज नंबर 29 प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 29
प्रॉब्लम नंबर 1 स्टेटमेंट रीड करिए, ये भी पॉइंट आपको मैंने कर दिया है। Consider a quantum mechanical system with 3 linear operators A, B and C which are related by A, B minus C is equal to I, where I is the unit operator. If A is equal to D by dx and B is equal to x, then C must be। देखो आपको एक रिलेशन दिया है 3 ऑपरेटर्स में, 2 ऑपरेटर्स का डेफिनेशन दिया है और थर्ड का फॉर्म पूछा है। तो ये रिजल्ट भी फाइंड करने के लिए आप जैसे इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करने वाला मेथड था, सेम मेथड आप यहाँ पे यूज करेंगे। ये रिलेशन को आप साई एक्स को ऑपरेट कराएंगे बोथ साइड, और यूनिट ऑपरेटर साई एक्स को ऑपरेट किया तो फंक्शन अनचेंज रहेगा। अब ए बी ऑपरेटेड ओवर साई एक्स एंड सी ऑपरेटेड ओवर साई एक्स, और आई को साई एक्स को ऑपरेट किया तो साई एक्स रहेगा। अब ये ए बी के फॉर्म आपको दिए हैं, सी फॉर्म आपको फाइंड करना है। डी बाई डी एक्स एक्स साई एक्स माइनस सी साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स। एक्स कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स प्लस साई एक्स कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज 1 माइनस सी साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स। ये साई एक्स लेफ्ट और राइट से कैंसिल आउट हो गया, देन सी साई एक्स इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स। बोथ साइड से साई एक्स का कोएफिशिएंट एनालॉजी करेंगे, सी इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर आप ये साई एक्स के थ्रू इसको एडजस्ट नहीं करते तो हो सकता है आपको कोई और ऑप्शन में मैच कर जाए जो रॉन्ग अप्रोच है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 27 पे प्रॉब्लम नंबर 3। ये आपको मैंने अभी जो 4 ऑपरेटर्स का इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करने के लिए बोला था, उनमें जो फर्स्ट ऑपरेटर है सेम है। चेक कर लें एक बार प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड करके। डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये फर्स्ट इसका पार्ट आपको यहाँ पे हिंट किया हुआ है। यहीं पे चाहे तो आप प्रॉब्लम नंबर और पेज नंबर यहीं पे हिंट कर दें 27 पे 3। ये जो प्रॉब्लम था पेज नंबर 27 प्रॉब्लम नंबर 3 वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पेज नंबर 23 प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 23 प्रॉब्लम नंबर 7। Which one of the following operators is Hermitian? आपको 4 ऑप्शंस में डिफरेंट ऑपरेटर फॉर्म डिफाइन किए हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑपरेटर एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। देखो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में कोई रेफरेंस नहीं था कि एक्स क्या है पी एक्स क्या है, तो स्टैंडर्ड नोटेशंस पे जाना है अगर रेफरेंस नहीं है तो। एक्स पोजीशन ऑपरेटर है और पी एक्स करस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम कंपोनेंट है। तो डी ऑप्शन में आपको ऑपरेटर डिफाइन किया है एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स ए, वेयर ए कांस्टेंट नोटेशन के लिए है, ये कोई ऑपरेटर पार्ट नहीं है। ऑपरेटर यहाँ पे एक्स और पी एक्स पार्ट है। तो इसका जब आप डैगर फाइंड करेंगे तो जो स्केलर्स हैं उनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और इस पार्ट में अगर आइटा इंक्लूड किया है तो ए को आप रियल कंसीडर कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल आई को कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किया तो प्लस आई, ए स्केलर है, रियल स्केलर कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। पी एक्स का डैगर आपको कंफर्म है और ए को मैंने रियल कंसीडर कर लिया। बट अगर आप ये फॉर्म को कंपेयर करें तो दिस नॉट इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स ए, तो इक्वल नहीं है तो ये हर्मिशियन नहीं बनेगा। अब थर्ड पे आ जाए, सिमिलर एक्सप्लेनेशन है थर्ड के लिए, ओनली एक्सपोनेंट में साइन चेंज हो रहा है। एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स ए डैगर, फिर से सिमिलर अप्रोच से डैगर फाइंड करेंगे। पी एक्स डैगर पी एक्स इक्वल होता है और ए को रियल कंसीडर किया है, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स ए, मतलब इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट हर्मिशियन ऑपरेटर। अब सेकंड ऑप्शन आईटा पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी एक्स बाई 2, ये डैगर फाइंड करना है। और जब डैगर फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट में रिवर्स ऑर्डर बताया था, स्केलर के लिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो इस आई का जब आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो ये माइनस आई बनेगा, और डिवाइड में 2 रियल टर्म है तो ये आई बाई 2 सेपरेट कर दिया मैंने। अब ये टर्म जो प्रोडक्ट में एक्स और पी के लिए प्रोडक्ट टर्म है, यहाँ पे आप पहले इस टर्म का डैगर फाइंड करें, पी एक्स एक्स स्क्वायर डैगर प्लस एक्स स्क्वायर सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर पी एक्स डैगर। अब प्रोडक्ट में रिवर्स ऑर्डर आप अप्लाई करेंगे डैगर के लिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डैगर और पी एक्स डैगर। एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है, एक्स हर्मिशियन ऑपरेटर है, एक्स स्क्वायर भी हर्मिशियन ऑपरेटर बनेगा। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये पॉइंट्स आपको पहले बताए हुए हैं। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो माइनस आई बाई 2 एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स स्क्वायर, ये ऑपरेटर फॉर्म से
आपको कंफर्म हो रहा है कि ये ऑपरेटर से मैच नहीं करता है, और जब मैच नहीं करेगा तो हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं। फर्स्ट ऑप्शन में जो ऑपरेटर है वहां पे आई पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी एक्स बाई 2, ये पार्ट का डैगर फाइंड करेंगे तो सिमिलर अप्रोच रहेगा। कॉम्प्लेक्स आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दैट इज माइनस आई 2sh पी एक्स एक्स स्क्वायर डैगर माइनस एक्स स्क्वायर पी एक्स डैगर, और प्रोडक्ट में आप रिवर्स ऑर्डर में डैगर फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर डैगर पी एक्स डैगर, एक्स स्क्वायर डैगर एक्स स्क्वायर से मैच करेगा, पी एक्स डैगर पी एक्स से, माइनस पी एक्स डैगर एक्स स्क्वायर डैगर, और यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस और माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, आई बाई 2 पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी एक्स, जो ऑपरेटर फॉर्म है उससे मैच करता है। ए डैगर ए से मैच कर गया, और जब मैच किया तो दिस ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। तो जो भी कंडीशन ऑपरेटर के लिए पूछा है वो आप अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम में आप लाइक दिस 4 ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में 4 डिफरेंट ऑपरेटर पार्ट के लिए कंफर्म हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करते हैं। तो जो पॉइंट्स आपको मैंने आज डिस्कस किए हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं ऑपरेटर के रिगार्डिंग, वो पॉइंट्स आपके हैबिट में आने चाहिए, मेमोराइज रहने चाहिए। जब भी प्रॉब्लम के लिए कंडीशंस आप फॉलो करेंगे तो हिंट करने पे आपको रिकॉल हो जाने चाहिए। उस टाइम पे आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए जब इसे एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहे हैं। तो अगर फिर भी किसी को रिलेट करने में कोई डिफिकल्टी हो रही हो तो जाके जरूर आप एक बार लेक्चर में जो पॉइंट्स बताए उनको रिवाइज कर लिया करें, तो कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर जब तक ये बेसिक पार्ट चल रहा है उसी पे आप इसको करेक्ट कर लेंगे, एप्लीकेशन पार्ट पे लेस डाउट रहेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी को डाउट पूछना तो पूछ लीजिए। सर एक बार 10 नंबर स्लाइड में डाल दीजिए। देखो किसी को स्लाइड देखना है तो मैं लास्ट स्लाइड से फर्स्ट स्लाइड तक एक बार शो कर रहा हूँ, जिसको जो स्लाइड रिक्वायर्ड हो वो आप कंसंट्रेट रहें। सर ये एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सब हर्मिशियन होते हैं क्या? कौन पूछ रहा है? फिर से पूछिएगा। तो पूछ रहे थे नहीं पूछे? लास्ट लेक्चर में हर्मिशियन ऑपरेटर के टाइम पे ही आपको ये मैंने हिंट किया है, किसी भी हर्मिशियन ऑपरेटर का रियल फंक्शन हर्मिशियन होगा। जब आप कोई इंटीजर पावर लेंगे ऑपरेटर का और वहां पे कोई आपने स्केलर कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है, कोई इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली आपको कंफर्म होना चाहिए कि अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है तो उसका स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 100 ये सब हर्मिशियन बनेंगे। सर हाँ जी सर जो आपने लास्ट प्रॉब्लम कराया ना अभी, जिसमें हमें हर्मिशियन और ये फाइंड करना था कि कौन सा ऑपरेटर हर्मिशियन है कि नहीं, हाँ जी तो सर अगर उसमें हमें नहीं गिवन है तो हम ए को रियल क्वांटिटी मान के चलेंगे ना, रियल कंसीडर करेंगे। हाँ जी हाँ जी। अगर स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है ठीक है तो हम स्टैंडर्ड नोटेशंस लेके चलेंगे। जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, तो ये आप देखिए z को x प्लस आई वाई लिखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये टर्म इमेजिनरी है, कब कंफर्म हुआ? जब y रियल हो। अगर y इमेजिनरी होगा तो i से मल्टीप्लाई होकर तो ये आई वाई कंडीशन रियल बन जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये टर्म लिखा था i, अगर ये i शो नहीं करता, अगर ये फॉर्म लाइक दिस होता a या px a, अगर ये होता तब यहाँ डाउटफुल रहते कि a कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट अगर i मल्टीप्लाई कर दिया तो i से आपको कंफर्म हो गया कि ये टर्म, ये जो a कांस्टेंट है वो रियल होगा। ये i शो करने का पर्पस यही है यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू। यस सर। और पूछना किसी को? हेलो सर। हाँ जी सर वो ए ऑप्शन है ना सर, उसमें लास्ट का ऑप्शन इसी स्लाइड पर, हाँ जी बोलिए। सो पी एक्स एक्स द होल स्क्वायर का डैगर साइन आना चाहिए ना वहाँ पर। जब आपको इस बी ऑप्शन में ये स्टेप कंफर्म कर दिया तो उस स्टेप को रिपीट करने से कोई बेनिफिट होगा? ओके सर। मैं इसको एक स्टेप और इंक्रीज करता, एक्स स्क्वायर डैगर पी एक्स डैगर, फिर से आपको कंफर्म है कि एक्स स्क्वायर डैगर को एक्स स्क्वायर लिखते हैं और पी एक्स डैगर को पी एक्स लिखते हैं। यस थैंक यू सर। और पूछना किसी को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जब आपने डेरिवेटिव वाली कंडीशंस करवाई थी ना, तो सर उस लेक्चर का एक डाउट था सर, जो आपने डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी वाली कंडीशन करवाई थी ना कि एक पॉइंट बनेगा तो वहां पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा,
वेव फंक्शन की एक्सेप्टिबिलिटी कंडीशन में सर एक बार अगर वेव फंक्शन के प्लॉट में कहीं कोई पॉइंट बन जाता है तो ये आप 10th लेवल पे जो आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, सॉरी आप लोगों ने सम थ्योरम्स पढ़े होंगे, कंस्ट्रक्शन और थ्योरम। अब ये पार्ट पे जाइए, अगर आपको कहीं पॉइंट शो कर दिया मैंने कहीं पे, तो इस पॉइंट पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये अनदर लाइन भी टेंजेंट है, ये कंफर्म कर, ये जो मैं हिंट कर रहा हूं ये रिलेट कर पा रहे हैं। सम लाइंस मैंने यहाँ पे शो कर दिया, इसके अलावा भी आप मोर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको कहीं पे किसी भी फंक्शन के लिए, अब ये फंक्शन थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, किसी भी फंक्शन के प्लॉट में आपको पॉइंट इंक्लूड हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दिया, x इक्वल्स x नॉट पे, इस पॉइंट पे ये पॉइंट सेव बन गया। तो इस पॉइंट पे आप ये टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट भी टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट होगा। तो इस पॉइंट पे फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, बट आप चेक करिए डेरिवेटिव की। अगर आपको कोई फंक्शन का प्लॉट दिया हुआ है, उस फंक्शन के प्लॉट से किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का आपको आइडिया लेना है। अगर आपको इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का आइडिया लेना होता तो आप क्या करते, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उस एंगल में आप tan फाइंड करते, और इससे आपको स्लोप का आइडिया मिलता जिसको आप df/dx नॉट करते हैं। ये तो सभी को कंफर्म होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो आप बताइए एट x इक्वल्स x नॉट, क्या आप एग्जैक्टली स्लोप बता सकते हैं क्या होगा? क्या स्लोप डिफाइंड है? नो सर। ये नॉट डिफाइंड है, और जब नॉट डिफाइंड है तो ये जब जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होता है उस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जो भी हम पार्ट, अब तो यहाँ पे इस df/dx को हम एक तरह से फंक्शन मान रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड होता है तो उसको हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। या जैसे इसका अपोजिट करें कि जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते इस पार्ट का। तो एट x इक्वल्स x नॉट फंक्शन की वैल्यू तो पता है, फंक्शन तो कंटीन्यूअस है, बट इसका डेरिवेटिव x इक्वल्स x नॉट पे आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या वैल्यू है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज एक तरह से आप कह रहे हैं, जब नंबर ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट है तो स्लोप की वैल्यू भी इनफाइनाइट आ रही है, और जब नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट होंगी इट मींस आप श्योर नहीं है क्या वैल्यूज हैं, तो फंक्शन एट दैट पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ दैट द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज नॉट डिफाइंड। जब नॉट डिफाइंड होगा तो डेरिवेटिव फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू सर। यस सर। और पूछना किसी को? सर हम हर्मिशियन ऑपरेटर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए कोई कमेंट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल आएंगी ऑलवेज। ये देखिए एक ब्रैकेट आपको नोट कराया, फाई ए साई, ये बताया था, और इसी से हम अगर चेक करें तो अगर इस फाई को हम सेम लिखते हैं और साई नॉर्मलाइज हो जाए तो ये एक्सपेक्टेशन का आइडिया देगा या नहीं? जी सर। और आइगन वैल्यूज ऑपरेटर की रियल है, तो जब आइगन फंक्शन जब ये जिस स्टेट में हम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं अगर ऑपरेटर का आइगन स्टेट है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आइगन वैल्यू से मैच करती है। बट एक आगे कंसेप्ट आएगा, आगे पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, अगर ये साई मीजरिंग ऑपरेटर का आइगन स्टेट नहीं है तो हम इसको मीजरिंग ऑपरेटर के आइगन फंक्शन में एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैंने फाई एन को आइगन फंक्शन ले लिया तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू से मैच करेगा ऑल स्टेट्स के लिए। प्रोबेबिलिटी तो रियल वैल्यू है, आइगन वैल्यू भी रियल वैल्यू है, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? रियल बनेगा। तो आइगन वैल्यू वाले पार्ट से ही हमें कंफर्म होता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी रियल है हर्मिशियन ऑपरेटर। ओके सर, थैंक यू सर। और स्क्यू हर्मिशियन के लिए? स्क्यू हर्मिशियन के लिए या तो जीरो बनेगा या इमेजिनरी? या इमेजिनरी बनेगा। ओके सर, थैंक यू सर। और पूछना है किसी को? होने का ऋषि पांडे आपकी आवाज कट गई, मुझे समझ नहीं आया क्या पूछे। सर ये किसी चीज के एल डायमेंशन होने का क्या मतलब होता है? जैसे 3D होता है तो मैच कर नहीं पाते हैं, देखो हम मोस्टली कैसे हो सकता है? हाँ मैं समझ गया, आपने मैसेज भी किया। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होता है, क्योंकि हमारा जो हम जहाँ हम सर्वाइव करते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो हम जब भी कंपेरिजन करना चाहते हैं हम उसी को एनालॉजी 3 डायमेंशनल स्पेस को रेफरेंस लेते हैं। क्या 2 को एनालॉजी करते हैं? 2 डायमेंशनल स्पेस रियल तो नहीं है, हम इमेजिन कर लेते हैं, जैसे कोई प्लेन सरफेस है उसको हम 2 डायमेंशन मान लेते हैं। अब इसके आगे जैसे हम डायमेंशन बढ़ाएंगे 3 डायमेंशन के आगे तो एनालॉजी करना बहुत डिफिकल्ट है। हम इमेजिनेशन तो कर सकते हैं, विजुलाइज नहीं कर सकते। आप क्या 4 डायमेंशन पे जाते हैं जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, क्या आप कभी आप रिलेट तो किए होंगे कि अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या हमारा कोई रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है तो जितने टाइम की हम बात कर रहे हैं उतने टाइम में वो ICT डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो ऐसा कोई 4th डायमेंशन होगा, ये हम इमेजिन करते हैं इसलिए तो वहाँ पे ICT टर्म बना। अगर वो रियल होता तो हम उस डायमेंशन को, अगर 4 डायमेंशन की बात करें
तो 4 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर को आप लोग क्लासिकल में ये रिप्रेजेंट किए होंगे या ईएमटी में ये रिप्रेजेंट किए होंगे। क्लियर है? यस सर। अगर ये रियल होता तो हम आई की मल्टीप्लाई करते भाई, यहाँ पे आई का मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं ना, तो क्योंकि हम रियल 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं और यहाँ पे ये 3 एक्सिस को हमने परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया, ये 3 डायमेंशन में ये परपेंडिकुलर एक्सिस 3 होती हैं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा कोई फोर्थ डायमेंशन भी है, फोर्थ साइड भी है जो इन 3 एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी। अब अभी तो फोर्थ डायमेंशन में कितना डिफिकल्ट था विजुलाइज करना, इससे हायर डायमेंशन में भी जाएंगे तो आप इमेजिन तो कर लेंगे बट विजुलाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये तो जस्ट मैंने बताया कि जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, बट ये रिलेट किया पोजीशन से। जो क्वांटम मैकेनिक्स में हिल्बर्ट स्पेस और एन डायमेंशनल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने जब हिल्बर्ट स्पेस डिस्कस किया तो उसमें ये तो बताया कि हिल्बर्ट स्पेस का एक एग्जांपल 3 डायमेंशनल स्पेस भी है, बट उसको ऑल टाइम पोजीशन स्पेस से रिलेट मत करने लगना, ऑल टाइम मोमेंटम स्पेस से रिलेट मत करने लगना। एन डायमेंशनल स्पेस का रिक्वायरमेंट क्या है, ये एन डायमेंशन किस पार्ट को बताएगा आपको, हो सकता है मुझे नहीं पता कि आप प्रेजेंट थे या नहीं। सम स्टूडेंट्स के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि आप पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ते हैं और पार्टिकल बॉक्स में आप एनर्जी की आइगन फंक्शंस फाइंड करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन वैल्यू एक्सप्रेशन n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय ट्वाइस m स्क्वायर पढ़ते हैं। आगे पार्टिकल बॉक्स में भी डिस्कस करूंगा। अगर आप अपने पीजी या यूजी लेवल की मेमोरी बेस आप ये रिलेट कर पाए तो नॉर्मलाइज एनर्जी आइगन फंक्शन और कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू, यही एक्सप्रेशन पढ़ा होगा आप लोगों ए विड्थ के लिए इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू। ये रिकॉल हुआ? यस सर। अब यहाँ पे पोजीशन स्पेस आप पढ़ते हैं 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स और 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ये वर्ड पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पोजीशन स्पेस तो 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल पोजीशन स्पेस पढ़ रहे हैं, तो पोजीशन स्पेस हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे पार्टिकल को पोजीशन स्पेस में आप स्टडी कर रहे थे उसकी डायमेंशन 1 है, बट इस एनर्जी आइगन फंक्शन से आप एक ऐसा हिल्बर्ट स्पेस कंसीडर करेंगे जिसमें किसी भी वेव फंक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं इन एनर्जी आइगन फंक्शंस में। और ये n की वैल्यूज आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यूज लाई करती हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन कितनी, ये जो साइन एक्स नोटेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस बनेंगे, n की सेम वैल्यू के लिए नॉर्मलाइज और n की डिफरेंट वैल्यू के लिए ऑर्थोगोनल। और ये कितने आइगन फंक्शंस हैं? इनफाइनाइट। तो ये सीरीज में भी कितने टर्म्स आएंगे? इनफाइनाइट। तो ये एनर्जी आइगन फंक्शंस एक हिल्बर्ट स्पेस कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट इज इनफाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस, जनरली इनफाइनाइट डायमेंशन। अब इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए इस n की इनफाइनाइट वैल्यू से हमें कितने की रिक्वायरमेंट है उससे ये डायमेंशन चेंज होता चला जाएगा। तो हम जब इसको पोजीशन स्पेस से रिलेट करते जाएंगे हमेशा, तब हम डाउटफुल रहेंगे। पोजीशन स्पेस हिल्बर्ट स्पेस का एक एग्जांपल है, बट हमेशा ही वो पोजीशन स्पेस होगा ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। सर इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि कई सारे फिजिकल वो क्वांटिटीज का मिक्स अप हो सकता है। जो आप मैं सुन पाया उसके अकॉर्डिंग आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये साइन एक्स कोई एक फंक्शन भी अब एक स्टेट को ये रिप्रेजेंट करता है और इसमें हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम फिजिकल ऑब्जर्वर मेजर कर सकते हैं पार्टिकल का। यहाँ पे इसी फंक्शन में हम एनर्जी भी मेजर कर सकते हैं, इसी फंक्शन में हम मोमेंटम भी मेजर कर सकते हैं, इसी फंक्शन से पार्टिकल की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी का आइडिया ले सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आइडिया ले सकते हैं। मल्टी डायमेंशन में अगर होता तो एंगुलर मोमेंटम का भी आइडिया ले लेते हैं। तो मेजरमेंट तो हम किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में किसी भी ऑपरेटर का कर सकते हैं अगर उसके ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल का एक्शन हमें पता हो। तो ये मिक्सिंग थोड़ी हुई ऑब्जर्व उसकी रिजल्ट्स की। ये एनर्जी आइगन फंक्शन है, अब जरूरी नहीं कि वो पोजीशन का आइगन फंक्शन होगा या मोमेंटम का आइगन फंक्शन होगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, क्लियर हो गया। और कुछ किसी को? हाँ जी सर, पोजीशन स्पेस में अगर मोमेंटम का पोजीशन स्पेस में कोई फंक्शन है और वो मोमेंटम का मतलब आइगन फंक्शन है तो स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा क्या? आइगन फंक्शन होने से स्क्वायर इंटीग्रल वाली कंडीशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो वाला कंडीशन। सर हमने वो प्लेन में कई क्वेश्चन लिया था साई ऑफ एक्स हां वो मैं आपको यही कर दूं। ये जो प्लेन वेव है इसकी रिक्वायरमेंट हमें पार्टिकल के रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट बाउंड स्टेट फंक्शन के लिए नहीं है। ये स्कैटरिंग स्टेट वेव फंक्शन है, चेक कर लीजिए। जैसे ही आप x को प्लस माइनस इन्फिनिटी लेंगे साई की वैल्यू 0 जरूरी नहीं है 0 जाए, ये नॉन जीरो कांस्टेंट बनेगा। क्या वैल्यू होगा वो हमें नहीं पता है। तो ये स्कैटरिंग स्टेट वेव फंक्शन है। और जो हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन या स्क्वायर इंटीग्रल कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमें कंडीशन को रेफरेंस लेके लिया है बाउंड सिस्टम्स के लिए। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है साई मॉड स्क्वायर dx इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस इज इक्वल टू 1 या फाइनाइट वैल्यू, ये बाउंड फंक्शंस के लिए है। अगर किसी वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट आ जाए, पोजीशन से इंडिपेंडेंट आ जाए और पार्टिकल होल स्पेस में मूव कर रहा हो तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? यस सर। इससे पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे जा सकता है। तो ये जो कंडीशन है ये तब एप्लीकेबल नहीं हुई। ये उन्हीं फंक्शंस के लिए है जब ये कंडीशन x पे डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन पढ़ते हैं साई के डैश स्टार साई के dx, जिसको हम ड्राग डेल्टा से एनालॉजी करते हैं। ड्राग डेल्टा नॉट क्रॉनिकल डेल्टा के डैश माइनस के। तो इसके लिए ये कंडीशन को हम यूज करते हैं सिमिलर टू दिस। और एक पार्ट और आपने पढ़ा होगा बॉक्स नॉर्मलाइजेशन।
अगर पार्टिकल इंफिनिटी तक जाता है तो वहां पर हम इमेजिन कर लेते हैं एक बॉक्स, फिर लास्ट में उस पे डेट लिमिट को, अगर विड्थ हमने एल लिया बॉक्स का, तो एल को इन्फिनिटी करके हम रिजल्ट को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है स्क्वायर इंटीग्रल की या नॉर्मलाइजेशन की, वो उन्हीं फंक्शंस के लिए है जिनमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पोजीशन का फंक्शन बने। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो हम इससे एनालॉजी करके नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, यस ओके सर। और पूछना किसी को? सर ये डिराक डेल्टा क्रोनिकल में बस ये डिफरेंस है ना डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का? नहीं जी, ड्राग डेल्टा में तो इंडिसेस से हम चेक करते हैं। ड्राग डेल्टा अलग क्वांटिटी है, अलग अलग डेफिनेशन है। आप चेक करिए ये पार्ट, ये 0 और इनफाइनाइट आता है, दोनों ही डेफिनेशंस अलग हैं। ये 1 और 0 बताता है। क्या एनालॉजी कर सकते हैं? बताइए। दोनों के बिहेवियर डिफरेंट है। और पूछना किसी को?